Good morning, students. I am Dr. Jitendra Vesar from Nagpur Institute of Technology, Nagpur. And today I am going to discuss the topic of physics, that is electron, proton, and atom, molecules, and nuclei. As per the weightage of MSCET syllabus is concerned, this electron, proton is asked for are having 3% weightage, and atom, molecules, and nuclei is having 8% of weightage in MSCET. Electron, proton may be asked 2 or 3 questions, and atom, molecules, nuclei may be asked for the 4 or 5 questions. As per the MSCT syllabus or overall topic which we are going to be concerned in 12th science, electron, proton is very easy topic. You can easily cover the mark on the electron or proton. Only you have to focus on the point which we are going to be discussed in this session. Student, you collect your notepad, pen. Again, one more instruction I want to share with you. If you have attended these sessions on mobile phone, please attend this session mobile phone in horizontal way. आपके पास अगर मोबाइल फोन पे आप सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में ले लें ताकि प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Again, in this topic, I am going to discuss some formulas related to this electron and proton and atom, molecules and nuclei. उस फॉर्मूले को आपको पुट करना है, नोट डाउन करना है ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको इजी हो जाएगा. इस सेशन के दौरान अपन लेने जा रहे हैं यहाँ पे जो मेन फोकस पॉइंट है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन पार्ट रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. Again, we are thinking about some MCQs that may be asked in previous year examinations. जो कुछ भी MCQs मैं यहाँ पे लूँगा वो इसके पहले प्रीवियस MSCET एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या JEE एग्जामिनेशन पूछे गए ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपका उसका फायदा मिल सके. Friends, initially we started this topic how we get the existence of this electron and how we get the existence of proton, and after that there is a interaction in between the electron and proton, and then interaction gives us the very important experiment. On the basis of that experiment MSCET examination में question set हो सकते, and that experiment is called electron proton, that is photoelectric effect. तो who give the first existence of the electron? That अभी अपन बोल रहे हैं कि electron is having in every matter. सभी मैटर के अंदर में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट में रहता है. मैटर इज नथिंग बट सॉलिड सब्सटेंस अपन कंसीडर कर रहे हैं. उसके अंदर में एटम्स रहता है, एटम के अंदर में सेंटर पार्ट न्यूक्लियस रहता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ ना कहाँ ऑर्बिट के अंदर में रिवॉल्व होता रहता है. कॉन्सेप्ट अपन माना, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का परिचय अपने को दिया किसने? दैट इज उस इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन या परिचय देने का काम अगर किसी ने किया है, दैट इज J.J. थॉमसन. J.J. थॉमसन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन मैटर के अंदर में ऐसा बोलने से इलेक्ट्रॉन को अपन एग्जिस्टेंस मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना. अभी इतना लॉकडाउन पीरियड चालू है, कोरोना वायरस का कारण, महामारी सभी इसमें चालू है और कुछ कंट्री यहाँ पे बोल रहे हैं कि रूस बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि वैक्सीन अपने पास रेडी है, पर वैक्सीन इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं प्रकार से नहीं होगा. उसकी जो पैरामीटर अपने पास आने चाहिए थे वो पैरामीटर आए नहीं होंगे, तब तक उस चीज को अपन एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते. उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस बताने के लिए J.J. थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन सामने आए बेटा, वो एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से अपने को पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाम का कोई तो भी मटेरियल पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल जिसको अभी तक अपन आंखों से देख नहीं पाए, दैट पार्टिकल में एग्जिस्ट इन अ मैटर. How that experiment get performed by this J.J. एक सिंपल डायग्राम आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे. अगर आप प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं और आपके मोबाइल को अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, हो सकता है कभी इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है, तो डरना नहीं, अपने को बिल्कुल फोकस करके लगना है. महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण चीजों पे अपन यहाँ पे फोकस करने जा रहे हैं. कुछ महत्वपूर्ण आप देखेंगे सेशन कंप्लीट होने के बाद कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड वो पूरी तरीके से क्लियर है. एक सिंपल डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा. इस डायग्राम के अंदर में अपन ने कैथोड फिलामेंट लिया है. कैथोड फिलामेंट को एक अपन ने सर्किट अप्लाई किया ताकि पोटेंशियल डिफरेंस अपन उसको दे सके, और पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद वहां से कुछ तो भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकले. ये लाइन आपको दिखाई दे. अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जज करने के लिए, उसके चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने उस रेडिएशन को पास किया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से.
देखिए जो सर्कल आपको प्रेजेंटेशन के अंदर में दिखाई दे रहा है, सर्कल किसको इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होगा, बाहर मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्सेप्ट से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अपन बोलते हैं ना फैन राउंड सर्कल घूमता है, व्हाई दिस फैन रिवॉल्विंग सर्कुलर मोशन? पहले तो फैन की इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई अपन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से फैन क्या होता है? एक्सेलरेट होता है, उसको वेलोसिटी मिलती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करता है? सर्कुलरली रिवॉल्व करता है। एंड कहाँ ना कहाँ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के साथ ज्वाइंट में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट से कहाँ ना कहाँ आप लोग को मिल रहे, और इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे से जो बीम बाहर निकल रहे, रेडिएशन बाहर निकल रहा है, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल अपन बोल रहे, या जे जे थॉमसन ने बोला है, अगर वो सही में इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव उस चार्ज पार्टिकल पे हो सकता है फैक्ट, क्योंकि चार्ज का चार्ज पे इन्फ्लुएंस होता है। मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, ऑलरेडी कूलम्स ने बताया कि दो चार्ज के बीच में, वो पॉजिटिव चार्ज हो, इक्वल चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, डिफरेंट चार्ज हो, उसके बीच में फोर्स रहता है, दैट फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स, दैट इज E²/4πε0। तो सेम थिंग यहाँ पे होने जा रही है। यहाँ पे अपन ने कैथोड प्लेट लिया, जे जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व बताना था, इलेक्ट्रॉन मैटर के अंदर में है वो बताना था, जे जे थॉमसन को बताना था कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पे स्पेसिफिक मास होता है। पार्टिकल किसको बोलते हैं अपन? पार्टिकल उसी को बोलते हैं ना जिसके पास मास हो। जैसे अभी अपन पार्टिकल, इसका मतलब अपने पास मास है, या अपने पास एनर्जी, अपन बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसका मतलब वी हैव सम टाइप ऑफ एनर्जी। अगेन अपने को अगर वेलोसिटी मिला तो मोमेंटम हो सकता है, तो मोमेंटम, मास एंड एनर्जी, दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल का अस्तित्व देना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बताना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बताना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताना है, और ये सब चीजों से अपने को फाइनली क्या करना है? जे जे थॉमसन को चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने के लिए एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, कैथोड फिलामेंट ली, कैथोड से रेडिएशन बाहर निकालने के लिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया, और पोटेंशियल डिफरेंस को उस रेडिएशन से इस फील्ड को पास किया गया। यहाँ पे सर्कल यानी मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, और यहाँ पे जो प्लेट दिखाई दे रहा है ऊपर और नीचे, ये दोनों प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेवलप करना है अपने को, तो जो दो चार्ज प्लेट की आवश्यकता अपने को होती है जिसपे डिफरेंट चार्ज हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर में, ऊपर अपन ने पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिया और नीचे अपन ने क्या लिया बेटा? नेगेटिव चार्ज प्लेट। रेडिएशन आया यहाँ से, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ने ऑन किया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन होती ही बराबर फिलामेंट से वो रेडिएशन थर्मोनिक इमिशन प्रोसेस से बाहर निकला, वो रेडिएशन सीधा स्लिट से होते हुए अंदर जा रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने ऑन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है पोटेंशियल डिफरेंस देने के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रहने के कारण जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल ने एंट्री लिया, देन वी ऑब्जर्व दैट चार्ज पार्टिकल और दैट रेडिएशन गेट डिफ्लेक्टेड in upward direction and strike to the point P dash. Now question arises, why this radiation get deflected in upward direction, why not in downward direction? Who is responsible for that case? तो यहाँ पे अपन ने अज्यूम किया है कि नीचे वाली प्लेट कौन सी है? नेगेटिव चार्ज प्लेट। इस रेडिएशन के अंदर में जे जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कोई ना कोई पार्टिकल है जिसपे निगेटिव चार्ज हो सकता है, जिसके कारण ये रेडिएशन जैसे ही फील्ड के अंदर में एंट्री लिया, सडनली उस रेडिएशन ने अपनी डायरेक्शन को क्या किया बेटा? यहाँ पे चेंज किया और वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट हुआ। और अपवर्ड डिफ्लेक्ट होने के पीछे रीजन क्या? अपवर्ड प्लेट कौन सी है? यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट। इस प्रकार से रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन आने के बाद रेडिएशन ने डायरेक्शन को टर्न किया, पहले एक डायरेक्शन में आ रहा था, वही डायरेक्शन में चला गया, और पॉइंट पी पे यहाँ पे क्या किया? उसने स्ट्राइक किया। व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन गेट डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन? बिकॉज समवॉट डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नीचे में कौन सी प्लेट है? नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज पार्टिकल हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। इसके कारण नेगेटिव के बीच में क्या तैयार हुआ? वहां पर रिपल्शन तैयार हुआ, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या रहता है? अट्रैक्शन रहता है। ये मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं, इट इज ऑलरेडी क्लियर बाय कूलम्स that two charge particle is having the force and repulsive force or attraction force. That force is given by the Coulomb, and because of this Coulomb's law, this charge particle get deflected in upward direction. चार्ज पार्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब रेडिएशन के अंदर में सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर में कोई तो भी पार्टिकल है, और सही में उस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और जिसके कारण ये अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में क्या हुआ है? डिफ्लेक्ट। और उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जे जे थॉमसन को लेना था।
और सिंपली अपने को मैकेनिक्स में वेलोसिटी का फार्मूला पता है बेटा, हाफ mv², ये मैकेनिक्स ने बताया, न्यूटन्स लॉ, और इसी फार्मूले को हाफ mv² को उन्होंने कंसीडर किया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली कहां से, रेडिएशन को मिली कहां से? काइनेटिक एनर्जी अपन ने यहाँ पे पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल देने के बाद वो थर्मल प्रोसेस से वो कैथोड से फैक्टर भी डिपेंड है पोटेंशियल पे। तो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², और पोटेंशियल से जो अपने को इस डायग्राम के अंदर में काइनेटिक एनर्जी मिली दैट इज कॉल्ड ईवी। और इस दोनों को कंबाइन करते हुए फाइनली उनको निकालना आता है स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, E/m रेशियो लिया है यहाँ पे, और E/m रेशियो में उसको फार्मूला मिला बेटा v²/2p। ये ऊपर वाला v² है वेलोसिटी, और नीचे वाला जो v इंडिकेट कर रहा है दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल। बिल्कुल इस फार्मूले को आपको नोट करना है बेटा, जो कुछ भी आपके दिमाग में चले वो कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इज गिवन इन दिस डायग्राम, दैट व्हेनेवर द रेडिएशन इज coming from this cathode plate just enter inside the electric field, and that radiation suddenly deflected inside the electric field in upward direction, and deflection of that radiation in upward direction is nothing but somewhat particle is present inside that radiation, and that particle may be a electron, and hence it get deflected in upward direction. J.J. Thomson wants to calculate the charge to mass of electron, क्योंकि J.J. Thomson को बताना था कि इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल मैटर के अंदर में होता है, और J.J. Thomson ने खुलेआम बोलने से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको प्रैक्टिकली मैथमेटिकल मॉड्यूल के साथ इस चीज को समझ सही में इलेक्ट्रॉन मैटर में। तो यहाँ पे E/m रेशियो निकालने के लिए वेलोसिटी की आवश्यकता थी अपने को, और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से कहां से मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन को तो अभी तक अपन देख नहीं पाए, एटम को अभी तक अपन देख नहीं पाए, सब कुछ भी चालू है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस के आधार पर सपोजिशन चालू है, लेकिन नोबडी सीन दैट इलेक्ट्रॉन, नोबडी सीन दैट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ने, क्योंकि एटम का साइज अपने को पता है 10⁻⁻10, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का साइज अपने को पता है 10⁻⁻14, उस रिजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप अपने पास में अभी तक नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी डू नॉट सीन दैट इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी निकालने के लिए उसी रेडिएशन को पास किया गया इस मैग्नेटिक फील्ड के, और आप सभी लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय लॉरेंज। What is the magnetic force? That FL is equal to EVV। बिल्कुल ध्यान में रखिए फार्मूला जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, FL is equal to EVV, that means magnetic force is depend upon the magnetic induction B, यहाँ पे बताया है। Again magnetic force is depend upon the velocity factor, again magnetic force is depend upon the charge particle E। तो इस प्रकार से जैसे वो रेडिएशन एंट्री किया, मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने ऑन किया, और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करने के बाद सडनली मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हुआ, और ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है या रेडिएशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, एंड इट गेट स्ट्राइक टू द पॉइंट P डबल डैश। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर जाने के पीछे रिस्पांसिबल है फोर्स F इज इक्वल टू E, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आने के पीछे रिस्पांसिबल है मैग्नेटिक फोर्स FL इज इक्वल टू EVP। इस दोनों फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में वहां पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं अगर दोनों फोर्स को इक्वल मैग्नीट्यूड में अप्लाई करूं, इलेक्ट्रिक फोर्स है F इज इक्वल टू E, मैग्नेटिक फोर्स है FL इज इक्वल टू EVP, दोनों का मैग्नीट्यूड अभी अलग अलग है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने को दिखाई दे रहा है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने इक्वल किया, Fe एग्जैक्टली इक्वल टू FL, Fe है E, FL है EVP, दोनों को इक्वल करने के बाद इलेक्ट्रॉन फिर से स्ट्रेट लाइन पास से मूव होगा, क्योंकि मैग्नेट्यूड दोनों फोर्स का क्या है? इक्वल है, इट गेट स्ट्राइक टू द पॉइंट P। तो ये दोनों फोर्स को जब अपन इक्वल करते E एग्जैक्टली EVB, आपके पास अगर नोटपैड होगा तो वहां पे आप इस फार्मूले को रख सकते, E इक्वल टू ये EVB, वहां पे E क्या हो गया? कैंसिल हो गया, देन व्हाट इज रिमेन? V इज रिमेन देयर, एंड V इज नथिंग बट E अपॉन B, एंड V वेलोसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन कैपिटल B, और वहां से अपन ने वेलोसिटी को उठाया बेटा, और वेलोसिटी की वैल्यू को वहां पे पुट किया, दैट इज वेलोसिटी is replaced by E and B, and then we get the formula that is E/m equal to E square upon twice V। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं था अपने को, लेकिन अपन इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे, खुद पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। पोटेंशियल क्या दे रहा है वो अपने पास है, मैग्नेटिक फील्ड अपन बाहर मैग्नेट से है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से दे रहे, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रहा है उसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो इस आधार पे, इस रेशियो के आधार पे अपन वेलोसिटी को काउंट में ले सकते हैं।
और वेलोसिटी को काउंट में लेने के बाद एक बेहतरीन फार्मूला थॉमसन साहब ने दिया तो चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने का, और इस फार्मूले के आधार पे सभी क्वांटिटी को वहां पे पुट करने के बाद एक वैल्यू मिली चार्ज टू मास रेशियो की, दैट इज 1.77 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। बिल्कुल इस वैल्यू को नोट डाउन करना है, आगे आने वाले प्रॉब्लम में इस वैल्यू को अपन कंसीडरेशन में लेने वाले हैं। और ये वैल्यू सेटिस्फैक्टरी जे थॉमसन ने कैलकुलेट करने के बाद दुनिया को परिचय मिला बेटा कि इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल मैटर के अंदर में है। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, and that electron having the charge 1.6 into 10 to the power minus 19, that electron is having the specific mass 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, and that electron is having charge to mass ratio that is 1.77 into 10 to the power 11 coulomb per kg। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का परिचय। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन। तो इनिशियली वी टेक द कंसिडरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द क्वालिटी, हाउ वी गेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर द जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट we clear that electron exists in every matter, but we get the free electron in metal surface। जो करंट के रिस्पॉन्सिबल फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपने को मेटल में इजीली मिल सकता है। और उसी आधार पे अपन नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, व्हाट इज एग्जैक्टली अ फोटॉन, क्योंकि अपने को एक्सपेरिमेंट पढ़ना है आगे चल के फोटो इलेक्ट्रिक पे, जिसपे पूरा जेडब्ल्यू या सीईटी के क्वेश्चन सेट होने जा रहे हैं। तो एक पढ़ने के पहले अपने को इलेक्ट्रॉन का परिचय लेना था। अपन जाएंगे धीरे धीरे फोटॉन कैसे अस्तित्व में, कैसे पता चला अपने को फोटॉन नाम का कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई इन टर्म्स ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी फोटॉन एग्जिस्ट में। तो जब जे थॉमसन ने, न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत की थी, काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है बेटा, बिल्कुल फोकस होकर आपको पढ़ना, ध्यान देना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो इंटरनेट हो तो इंटरनेट कवरेज एरिया में जाइए, वहां पे आप लोग को अच्छे से इंटरनेट मिल सकता है ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जिसने न्यूटन साहब ने इनिशिएट किया था, वो क्लासिकल मैकेनिक्स का कहना था कि एनर्जी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट एन डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लासिकल मैकेनिक्स जिसने न्यूटन ने स्टडी किया, क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारा फिजिक्स आता है, होल फिजिक्स गेट्स कंसंट्रेट इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटन साहब ने स्टैटिस्टिकल पे बात किया, न्यूटन साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बात किया, न्यूटन साहब ने लॉज ऑफ मोशन दिया, एंड फादर ऑफ फिजिक्स इसलिए अपन न्यूटन को बोलते हैं। लेकिन न्यूटन के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर में एनर्जी के बारे में इतना बोला गया था कि एनर्जी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सपोज पहाड़ी पे एक आधा इंसान गया है तो पहाड़ी से वो दन के साथ नीचे कूदेगा, इसका मतलब उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होगी, लॉस होगी। अपन बोर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लेते हैं यार, उधर को एटॉमिक ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ऑर्बिट के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। रिवॉल्व ऑर्बिट यानी क्या है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, वो एनर्जी रिवॉल्व होते होते उसकी एनर्जी क्या है, कंटिन्यूअसली लॉस हो जाएंगी। तो एक दिन वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आके गिरेगा, न्यूक्लियस के अंदर में। इसका मतलब एटॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे। धरती माता बेचारी इतनी दिनों से घूम रही सन के सराउंडिंग में, घूमते घूमते अगर उसकी एनर्जी लॉस हो जाती थी, एकदम धरती माता सडनली कहां पे आती थी, सन के अंदर में। देन सोलर सिस्टम गेट कोलैप्स। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी अपने पास है, सोलर सिस्टम स्टेबिलिटी है, एटॉमिक सिस्टम की स्टेबिलिटी है। इसका मतलब एनर्जी कंटिन्यूअसली लॉस नहीं होता, लेकिन होल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन मैकेनिक्स गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट पॉइंट, दैट एनर्जी absorption and energy emission by this particle is a continuous process। आप लोग बोल रहे हैं ना, अभी कोरोना की महामारी इधर उधर चालू है, वैक्सीन नहीं निकल रहा है, क्या होगा, कैसा अपन करेंगे, है क्या नहीं। इसी प्रकार से अपन साइंस में भी सोचते हैं, सब कुछ तो साइंस में आ गया है, अभी आगे साइंस में पढ़ के अपन क्या करेंगे। लेकिन उसी समय जब न्यूटन कंटिन्यूअस एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे रहा था, एक साइंटिस्ट क्लासरूम के अंदर में बैठा था, और उस साइंटिस्ट ने एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बेटा दुनिया के सामने लाया। व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट के अंदर सिंपली साइंटिस्ट ने इतना बोला, नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज प्लैंक्स। व्हाट द प्लैंक सेड, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को। एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज ऑलवेज इन डिस्क्रीट फॉर्म, इट इज डिसइंटीग्रेट फॉर्म, इट इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। जैसे अपन बोल रहे कि पहाड़ी से इंसान नीचे कूदा तो एनर्जी लॉस हुई, पहाड़ी से इंसान स्टेयरकेस से भी नीचे आ सकता है। स्टेयरकेस से अगर वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब हर एक स्टेप के अंदर में उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, लॉस होती जा रही है। और इस कॉन्सेप्ट को इनिशिएट किया गया, दैट एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी emission process, it is not in terms of continuous energy spectrum, it is discontinuous energy spectrum, and that energy is given by Planck in terms of E is equal to h nu.
कोई भी मटेरियल पार्टिकल एनर्जी माइक्रो पार्टिकल के बारे में प्लैंक्स ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था। माइक्रो पार्टिकल है जिसको अपन देख नहीं सकते, जो एटॉमिक स्केल के अंदर में इलेक्ट्रॉन फोटोन, अभी तक अपन ने इसको अपन माइक्रो पार्टिकल बोलते हैं। न्यूटन ने जो स्टडी किया था बिग पार्टिकल का किया था, लेकिन माइक्रो पार्टिकल से रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी emission is a discontinuous process and it is done in a fixed quanta. That quanta of energy is called E is equal to h nu। काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और इस एनर्जी के इक्वेशंस में जो H फैक्टर आपने दिखाई दे रहा है, इस प्लैंक्स ने इस इक्वेशन को डिराइव किया था, बताया था, इसलिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का प्लैंक्स ने को वहां पे पुट किया एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज 6.63 into 10 to the power minus। इसका मतलब ही अपने को इस एनर्जी इक्वेशन से पता चला है, प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस से पता चला कि एनर्जी कहां ना कहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है टू द फ्रीक्वेंसी। और ये कॉन्सेप्ट भी न्यूटन थ्योरी में कहा नहीं था कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कहां ना कहां रिलेशन होता है। न्यूटन का ऐसा मानना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट का ऐसा मानना था कि एनर्जी is directly proportional to the intensity and वेव के अंदर में जो एम्पलीट्यूड रहता है ना, उस एम्पलीट्यूड पे एनर्जी डिपेंड रहती है। वेव की फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ कुछ भी लेना देना है। ये कहाँ भी कॉन्सेप्ट नहीं था क्लासिकल मैकेनिक्स में, लाइट थ्योरी के अंदर में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जन्म देने का काम किया वहां पे प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कहाँ ना कहाँ वहां पे क्या है, रिलेशन है। एंड बेहतरीन रिलेशन इस लाइफ के अंदर में, जीवन के अंदर में अपन अज्यूम कर सकते हैं बेटा। अगर वातावरण की एनर्जी अप डाउन हुई तो अपनी भी एनर्जी यहाँ से क्या होती है, अप डाउन होना स्टार्ट होती है। कोरोना आ रहा है, कोरोना एनर्जी डाउन हो रही है नहीं हो रही है, इसका मतलब वाइब्रेशन जो मिल रहा है अपने को, उस वाइब्रेशन में अपनी एनर्जी आगे पीछे हो रही है। इसका मतलब एनर्जी और वाइब्रेशन का कहां ना कहां रिलेशन है एंड दैट वाइब्रेशन इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। एंड दिस क्वांटा ऑफ एनर्जी अब कहां पे है, E इक्वल टू एच नो अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से, अगर वो एनर्जी किसी को भी पार्टिकल की है तो पार्टिकल का अस्तित्व तो अपने को पता होना चाहिए। ये प्लैंक ने सिंपली बताया कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, दैट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ क्वांटा उन्होंने लिखा E इज इक्वल टू h न्यू। लेकिन ये पार्टिकल आया कहां से, कहां का है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन आइंस्टाइन साहब वहां पे बैठे थे, उन्होंने देखा कि प्लैंक बहुत बड़ी बात बोल रहा है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। अब वो क्वांटा किसी को भी पार्टिकल को सिचुएटेड हो सकता है, पार्टिकल से रिलेटेड हो सकता है, तो उस क्वांटा का परिचय देने का काम किसने किया, आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने रखा फर्स्ट टाइम that energy is equal to h nu, this energy present in a light and light is having in terms of quanta or in terms of bundle, and the particle name present inside the light is called photon। That means the energy is equal to h nu जो प्लैंक बता रहा था, this energy is equal to h nu is related to the photon energy, and that's why then we say that light is in terms of a dual nature, that light is having energy is equal to h nu, that is in terms of particle। Initially we assume that light exists in only a wave nature। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्या मानना था कि लाइट सिर्फ वेव नेचर में, लाइट में वेवलेंथ रहती है, लाइट में फ्रीक्वेंसी रहता है, लाइट के अंदर में क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और वेव नेचर के कारण ही अपने को अलग अलग प्रकार के फिनोमेना लाइट से रिलेटेड मिलती है। रिफ्रैक्शन मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है। अपन समर डे में रास्ते से जाते हैं तो वहां पे रोड शाइन करते हुए अपने को नजर आता है कि पानी है आगे करके, लेकिन एग्जैक्ट प्लेस पे पहुंचने के बाद वहां पे वाटर नहीं रहता। इसका मतलब दिस नथिंग बट द प्रॉपर्टी of light, that is called total internal reflection। कपड़े धोते समय अपने को वहां पे अलग अलग प्रकार के कलर्स मिलते हैं, that is nothing but interference phenomena। ये सब क्यों हो रहा है, because of the wave nature of light। So initially light was existing in wave nature, but by the quantum theory which is illustrated by Planck, that light is having the bundle of energy exist in a dual nature and the photon or particle exist in a light is called photon। अब वो लाइट के अंदर में पार्टिकल है, फोटोन ऐसा अपन मान रहे हैं, तो फोटोन का मास भी होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल को क्या होता है, मास होता है। ऐसे बोलने से थोड़ी होगा कि फोटोन है लाइट के अंदर में, उसका मास अपने को निकाल के बताना पड़ेगा। उसकी एनर्जी तो प्लैंक ने जो बताई थी उसी को कंसीडर किया आइंस्टाइन साहब ने, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h। उसके बाद उसका मोमेंटम अपने को निकालना था, क्योंकि पार्टिकल में क्या होता है, मोमेंटम भी होता है ना, जिसको को पार्टिकल बोलते हैं। पार्टिकल में जिसमें मास है, जिसमें मोमेंटम है, जिसकी क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन अपन यहाँ पे ले रहे हैं बेटा, इज इक्वल टू h न्यू।
म्यू यानी यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का सभी को पता है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट दैट इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ पे अपन ने लिया एनर्जी इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को इनिशिएट कर रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ को जनरेट कर रहा है। अब मास ऑफ फोटोन निकालना था। अब फोटोन का घर कहाँ पे है, फोटोन इधर उधर दिखता है क्या अपने को, नहीं, फोटोन एग्जिस्टिंग लाइट। फोटोन अगर लाइट के अंदर में है, इसका मतलब फोटोन की वेलोसिटी क्या होगी, इट इज एग्जैक्ट the velocity of light। जिस मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट इतनी, दैट मटेरियल पार्टिकल के रिलेटेड आइंस्टाइन ने थ्योरी दिया कि whenever the material particle have exactly the velocity of light, then laws of relativity is going to be considered for that particle। लॉज ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने क्या बोला है कि लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। और उसी के आधार पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्टेड। अब फोटोन लाइट के अंदर में है, इसका मतलब उसके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसका मतलब जिस मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट इतनी होती है, देन द मास ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच वी कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। बेहतरीन रिलेशन दिया था ना आइंस्टाइन ने, E = mc स्क्वायर, है क्या नहीं। इसी रिलेशन के आधार पे तो आइंस्टाइन ने बोला था कि गॉड नाम का कोई चीज है नहीं, गॉड इज नथिंग बट इज कंसीडर एज अ एनर्जी, है क्या नहीं। जिस गॉड को अपन कंसीडर कर रहे थे, इट इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। आप अपने अंदर की एनर्जी पे फोकस करना स्टार्ट करो, इट डोंट फोकस ऑन द मास। इस मास को क्या करो, एनर्जी में कन्वर्ट करो, अपने आप आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी टू द लाइट। अपने वेलोसिटी को बढ़ाना है तो क्या करना है, अपने को अपने इंडीड एनर्जी पे फोकस करते चलना है, बॉडी पे फोकस नहीं करना है। और इस एनर्जी का इक्वेशन एनर्जी मास इक्विवेलेंस के आधार पे अपन देते हैं, which is given by the Einstein in special theory of relativity, E = mc स्क्वायर। फोटोन का मास निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फोटोन की वेलोसिटी क्या है बेटा, एग्जैक्टली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का यूज करके अपन ने बट E अपॉन क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। बट एनर्जी ऑफ फोटोन अपने को ऑलरेडी पता था, दैट इज h nu, एंड देयरफॉर मास ऑफ फोटोन व्हिच वी कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज h nu अपॉन c स्क्वायर। म्यू फिर से क्या है, म्यू इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अपन क्या लेते हैं, दैट इज c बाय लैम्डा। वहां पे अगर रिप्लेस कर दिया गया है तो अपने को मास ऑफ फोटोन मिलता है बेटा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, h बाय लैम्डा। काफी सिंपल है बेटा कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट का आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे सीईटी एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था एक बार सीईटी एग्जाम में 2012 के। व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जैक्टली द मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब वो अपन निकाल रहे हैं नीचे मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम मैकेनिकली अपने को पता है, मोमेंटम इज नथिंग बट मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। यहाँ पे मैंने मोमेंटम लिया मास इनटू वेलोसिटी। मास ऑलरेडी अपने पास फोटोन का इन टर्म्स ऑफ अभी अपन ने निकाला h nu अपॉन c स्क्वायर, दैट इज एनर्जी। वेलोसिटी ऑफ फोटोन अपन ले रहे हैं c, दैट इज फोटोन एग्जिस्ट इन लाइट। इसलिए फोटोन की वेलोसिटी अपन क्या कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड देयरफॉर m मल्टीप्लाइड बाय c। m अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, h nu अपॉन c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा c गेट कैंसल, देन व्हाट विल रिमेन, h nu अपॉन c। दिस विल बिकम द मोमेंटम ऑफ फोटोन। फिर से आप यहाँ पे अपने को फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है, c बाय लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी को अपन रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे c बाय लैम्डा से, तो अपने को मोमेंटम मिल जाएगा बेटा p = h बाय लैम्डा। सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, मोमेंटम ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, अलग अलग इक्वेशन वहां पे दिए थे। मोमेंटम ऑफ फोटोन h nu अपॉन c स्क्वायर आता है क्या, मोमेंटम ऑफ फोटोन h बाय c लैम्डा आता है क्या, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो वहां पे एक ऑप्शन है दैट इज p = h बाय लैम्डा। अगर प्रीवियस ईयर में आप जाते हैं और सिंपल इस कॉन्सेप्ट के आधार पे सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन। अगर अपन आगे बढ़ते हैं, फोटोन का परिचय अपने सामने हो, इलेक्ट्रॉन का परिचय जैसे थॉमसन ने दिया, फोटोन का परिचय आइंस्टाइन ने दिया कि फोटोन लाइट क्वांटा लाइट के अंदर में है। अब इस फोटोन है लाइट रेडिएशन को कंसीडर करते हुए, और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन कहाँ, मैटर, और इलेक्ट्रॉन यानी मैटर के अंदर में जो सोर्स है इलेक्ट्रॉन, उसको कंसीडर करते हुए, टारगेट को कंसीडर करते हुए एक इफेक्ट क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट सामने लाया गया, एंड दैट एक्सपेरिमेंट का क्लियर क्लास ऑब्जर्वेशन दिया गया आइंस्टाइन ने, and that experiment is called photoelectric. What exactly a photoelectric is? Just the interaction in between these two particles, that is light quanta photon and the electron which exists inside the matter. ये दो
पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन है वहां से आया, उस रिजल्ट को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपली इस डायग्राम पे अगर अपन फोकस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट बेटा आप सबको पता है, 2 साल आपने, और वहां से अपने को पता चल गया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ कॉन्सेप्ट। यू ओनली फोकस ऑन द मेन कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज रिलेटेड। इस डायग्राम में अपने को दिखाया गया लाइट एज अ वेव अपन यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं इनिशियली। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन ने इनिशियली क्लियर किया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। पहले वेव थ्योरी थी, उसके बाद आइंस्टाइन ने पता लगाया कि लाइट के अंदर में ड्वेल नेचर है, पार्टिकल नेचर में। तो इनिशियली इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी के आधार पे आगे बढ़ाया गया। लाइट इन टर्म्स ऑफ वेव यहाँ पे आपको दिखाई दिया, गेट स्ट्राइक टू द मेटल, मेटल यानी जिसको अपन टारगेट बोलते हैं, और जैसे वो लाइट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मेटल सोर्स पे स्ट्राइक हुआ। अब लाइट को अपन अज्यूम कर रहे हैं वेव, इसका मतलब वेव के अंदर में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, वेव के अंदर में क्या होगा, एम्पलीट्यूड, वेव के अंदर में क्या होगा, वेवलेंथ। इसी से अपने को वेव का परिचय। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मैं यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा हूँ। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की सेट होने के बाद उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन अ मेटल सरफेस गेट एक्साइट होना इंपॉर्टेंट, काम आपको करना है। हम सिर्फ आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन मोटिवेट करने के लिए एक्साइटेशन एनर्जी देना पड़ता है। जब आप अंदर से जागेंगे तो बाहर से काम करना शुरुआत करेंगे। एंड सेम थिंग इज हैपन एक्साइटेशन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंडीशन में वहां पे बैठा था उसको फ्री करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अपन ने वहां पे इंसिडेंट किया, और रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद वहां से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को अपन बढ़ाते गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हुए बाहर आया निकले, एंड दिस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया अपन ने फोटो इलेक्ट्रॉन। काफी महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है बेटा, बिल्कुल फोकस करना है पे। यहाँ पे जो आपको इक्वेशन मिलेगा उसको बिल्कुल याद करना है, आप नोट कॉपी में उसको नोट करके रखो, क्योंकि सी की एग्जामिनेशन में पूरा फोकस इलेक्ट्रॉन फोटोन में सिर्फ कहाँ पे होने वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर में से। तो काफी सिंपल एक्सपेरिमेंट, वेव के आधार पर इस एक्सपेरिमेंट को इनिशिएट किया। वेव ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, देन सडनली इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्टेड फ्रॉम दैट मेटल सरफेस आफ्टर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, and this effect, whole effect is called photoelectric effect. अब देखते हैं what was assumption observation coming from this experiment. एक एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करते हैं, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो डायमीटर ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल, उसके बाद वर्नियर कैलिपर से निकालते हैं। केमिस्ट्री के अंदर में आपने टाइट्रेशन किया होगा, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप क्या करते हैं, चुपचाप बैठ जाते क्या, नहीं, एक्सपेरिमेंट से अपने को ऑब्जर्वेशन आती है, उस ऑब्जर्वेशन से अपन थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड के साथ उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, और सही में जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान अपने को मिल रहे हैं ना, उस ऑब्जर्वेशन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ अगर मैच हो गए तो अपन बोलते हैं कि रिजल्ट जो है, जो प्रैक्टिकल जो अपन ने किया है, एक्सपेरिमेंट जो अपन ने किया है, सही में इट्स गुड। तो सेम थिंग वेव थ्योरी के आधार पर इस एक्सपेरिमेंट को इनिशिएट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के बाद कुछ अजम्पशन अपने हाथ में आए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें अपने हाथ में लगी। उसमें से पहला कॉन्सेप्ट था कि ये एक्सपेरिमेंट लाइट के मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट होता है, और अलग अलग मटेरियल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मेनली फोकस ऑन द मटेरियल साइंस, मॉडर्न साइंस, इसको मॉडर्न फील्ड, और उसके कारण तो अपने को मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी पता चली, और उसके कारण मटेरियल साइंस में इतना बड़ा उछाल आया क्वांटम थ्योरी के आधार पे। आप देख सकते हैं कहां से कहां अपन बदल गए, की स्क्रीन देखो, वहां पे अलग अलग प्रकार का मटेरियल आ रहा है, जिसके कारण अपन क्लैरिटी सभी चीजें अच्छी होगी। ऑल दिस थिंग इज हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन मटेरियल साइंस। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेकिंग फ्रॉम दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट ग्राफ आपको बता रहा है यहाँ पे कि जीरो से ग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी लगेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जहां से वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट फ्रॉम दिस मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड से बिलो अगर अपन फ्रीक्वेंसी देते हैं ना, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने को दिखाई नहीं देगा। मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगेन तो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अपने हाथ में लगा कि व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने यानी फोटोन के काउंट को बढ़ाना, बेटा ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ध्यान में रखना, फोकस करके चलो अपने आप, मन के अंदर में जो भी चीजें उसको निकाल दो, कुछ नहीं, 1-1.5 घंटा आपने को पूरा फोकस होना है कॉन्सेप्ट के आधार पर। काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, नई चीजें आपको सिखाई।
So what is the second observation related to this photoelectric effect? That when we increase the intensity of light radiation, intensity of light radiation को बढ़ाना, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन फोटोन का काउंट अपने को बढ़ाया, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1-to-1 इंटरेक्शन, एक का एक के साथ, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इसके लिए जितने ज्यादा फोटोन लाइट रेडिएशन से आएंगे उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा और उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपने को वहां पे दिखाई देगा और उतना अच्छा क्वालिटी रिजल्ट अपने हाथ में देगा। तो इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ काउंट को बढ़ा रहा है, इट नॉट इंक्रीज द एनर्जी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रख रहा है। अगर लाइट रेडिएशन का एम्पलीट्यूड चेंज करते, वेव का एम्पलीट्यूड बदलते, तो वेव का एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, वहां पे सिर्फ काउंट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी नहीं बढ़ रहा है। काउंट और एनर्जी में बहुत फर्क होता है। बहुत सारे लोग क्राउड करके एक साथ आ गए, इसका मतलब एनर्जी मिल गई, ऐसा नहीं होता। उस लोगों के अंदर में पॉजिटिविटी भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो इतने लाखों स्टूडेंट जेडब्ल्यू के अंदर में अपीयर होते, लेकिन एडमिट होने वाले मेंस के बाद आईआईटी में एडमिट होने वाले काउंट तो कम है, एंड जो एडमिट हो रहा है उसको अपन इट इज हाईली एनर्जेटिक काउंट। पढ़ाई तो सभी ने की थी, क्लासेस में सभी ने लगाया था, अटेंड तो सभी ने किया था, बट सम स्टूडेंट गेट इंटर इन सच इन आईआईटी that indicate the energy value of that particular student. The same thing, number of intensity of radiation is directly proportional. इसका अगर प्लॉट निकालते हैं अपन तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन प्लॉट इंटेंसिटी। दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अपने हाथ में रखा, इफ वी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन, अभी अपन बोल रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर अपन ने ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट की इंटेंस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को अपन बढ़ाते गए, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब इंटेंसिटी एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, क्या रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन एंड वेव में जो फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट रहता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द एनर्जी। और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे वेव थ्योरी ऑफ लाइट पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि वेव थ्योरी ऑफ लाइट का क्या कहना था, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट का क्या कहना था, या न्यूटन थ्योरी का क्या कहना था लाइट से रिलेटेड, अगर लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी को मैं बदलता हूं तो एनर्जी बदलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हुआ उल्टा प्रैक्टिकल में कि फ्रीक्वेंसी को बदला, आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो एनर्जी काउंट वहां पे बदला। इसका मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कहां ना कहां रिलेशन है, और ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट को पता नहीं थी, एंड दैट्स व्हाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट टोटली फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगेन थर्ड महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अपने हाथ में लगा यहाँ पे, दैट व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हेन वी चेंज द पोटेंशियल्स ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल। पोटेंशियल अगर नेगेटिव टर्मिनल का अपन चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या, थर्ड प्लेट का, देन एनोड प्लेट का, तो पोटेंशियल पॉजिटिव क्या, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इजेक्टेड फ्रॉम दिस प्लेट गेट इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू को अगर अपन ने यहाँ पे रखा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जा रही है, लेस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका मतलब एनर्जी क्या हो जाएंगी, उसकी कम हो जाएंगी। तो पोटेंशियल पे कहाँ ना कहाँ एनर्जी डिपेंड है, एंड पोटेंशियल अगेन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन। तो इसका मतलब अपने को इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो वेव थ्योरी के आधार पर इनिशियली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, जहां पे तुम फेल हुए, तो मोटा मोटा तौर पे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अपने हाथ में लगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द count of electron, and number 3 frequency is proportional to the energy, and again potential value is also proportional to the energy, that is half mv square is equal to ev। ये इक्वेशन बिल्कुल कंठस्थ करके रखना है, हाफ mv स्क्वायर इज द मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी एंड ev पोटेंशियल के कारण जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब आइंस्टाइन को पता था कि लाइट के अंदर में डुअल नेचर है। अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन ने क्या किया, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सिर्फ वेव थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। इनिशियली दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, बट वेव थ्योरी इज टोटली फेल्ड on this concept,
and that's why Einstein used the concept of quantum theory of light radiation, that light is having the dual nature, wave nature as well as particle nature, and this explanation related to this particle nature is given by Einstein on photoelectric effect. What Einstein say, ये तो light radiation में डाल रहा हूं ना कैथोड प्लेट पे, ये light radiation in terms of wave नहीं है, it is in terms of particle, and that particle having the energy E is equal to h nu. लाइट के अंदर में क्या है, फोटोन है, इसका परिचय अपने को दे दिया था प्लैंक साहब ने, आइंस्टाइन। और उस पार्टिकल नेचर के आधार पे आइंस्टाइन का कहना है कि लाइट इज हैविंग द पार्टिकल नेचर, एनर्जी h nu, gets strike to the cathode plate, then the electron present in this cathode plate, उसका परिचय मैटर के अंदर में इलेक्ट्रॉन और जे ने दिया था, and then electron absorb the complete energy of photon by one-to-one interaction, और एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, that energy utilize for the two purpose, दो महत्वपूर्ण पर्पज के लिए अपन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। कौन सा पहला जो पर्पज है उसका एक्साइट होने के लिए मैं बोल रहा हूं कि काम किसको करना है, आप लोगों को भविष्य अगर घड़ाना है, कुछ करना है, हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी अंदर से चेंज करने के लिए उसने उस पार्शियल एनर्जी को यूटिलाइज किया, एंड दैट इंटरनल एनर्जी जब चेंज होती है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट बाय दिस लाइट रेडिएशन ऑन द कैथोड प्लेट, दैट एनर्जी यूटिलाइज, partial energy utilized for work function, and some amount of energy utilized by this particle to increase their kinetic energy. पहले अपने को अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा, उसी का अपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। एंड दैट्स व्हाई द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अपने हाथ में है, दैट इज h nu अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट इंसिडेंट बाय दिस लाइट रेडिएशन ऑन दिस कैथोड प्लेट, एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय दिस रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ work function, that is h nu 0, and again some amount of energy utilized by this electron, that is in terms of mechanical kinetic energy, that is half mv square. But kinetic energy is somewhat proportional to the potential, half mv square equal to e v अपन ले रहे हैं, velocity depend upon the potential value। अब kinetic energy को अपन ने यहाँ पे potential के टर्म में चेंज कर रहे हैं बेटा। एक वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन अपने हाथ में लगा, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर h nu को इधर साइड में अपन कर लेते तो एनर्जी अपने हाथ में आएंगी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h nu माइनस h nu 0। समझने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर अपन वेवलेंथ ले रहे तो म्यू एन होता क्या है, c बाय लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, फोटोन इज नथिंग बट लाइट, और c बाय लैम्डा में अगर c को बाहर निकाल लिया तो अपने को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, स्क्रिप्ट आपके आंखों के इन टर्म्स अगर वेवलेंथ अपने को फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लेना है तो क्या आ जाएगा, दैट इज ev इक्वल टू hc 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0। लैम्डा इज द इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ, लैम्डा 0 इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और इस इक्वेशन पे होल सीईटी सिलेबस, वो सीईटी के क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं, बिल्कुल कंठस्थ करके रखना है, इसको बिल्कुल नोट डाउन करके रखो। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कभी कभी इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी पूछा जाएगा बेटा, कभी कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा, कभी कभी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा जाएगा, कभी कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना पूछा जाएगा। लेकिन ये सभी चीजें पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, h nu इक्वल टू h nu 0 प्लस e। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इनिशिएट टुवर्ड द लाइट रेडिएशन, कि लाइट के अंदर में डुअल नेचर है, लाइट के अंदर में पार्टिकल नेचर है, लाइट के अंदर में वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर का परिचय आइंस्टाइन साहब ने दिया, वेव नेचर का परिचय किसने दिया, ऑलरेडी अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पता था। अब आइंस्टाइन ने सिर्फ ये स्टडी कहाँ पे किया था, लाइट से रिलेटेड किया था। आइंस्टाइन ने बताया कि प्लैंक्स थ्योरी, क्वांटम थ्योरी जिसकी शुरुआत हुई, जिसका प्लैंक्स ने स्टार्टिंग किया था, उस आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि लाइट के अंदर में डुअल नेचर है। अब साइंस वहां पे रुक गया क्या, आइंस्टाइन ने बोल दिया कि लाइट के अंदर में डुअल नेचर है, आगे अपन बढ़ेंगे नहीं क्या, नहीं आगे बढ़ेंगे। वहां पे एक साइंटिस्ट बैठे हुए, उन्होंने देखा कि आइंस्टाइन बहुत बड़ी बात कर रहा है कि लाइट इज हैविंग द डुअल नेचर, व्हाई द सेम थिंग इज नॉट हैपन फॉर एवरी मैटर। क्यों नहीं ये चीज सभी मैटर के अंदर में हो सकता है, सभी माइक्रो पार्टिकल के अंदर में हो सकता है।
और वहां से डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने एक नया जीवन दिया, नया स्टार्ट किया फिजिक्स के अंदर में, दैट एवरी मैटर इज हैविंग द डुअल नेचर, दैट मैटर शुड बी माइक्रो पार्टिकल। मैटर यानी कौन से पार्टिकल? सभी प्रकार के माइक्रो पार्टिकल जिसको अभी तक अपन आंखों से नहीं देख पा रहे। इलेक्ट्रॉन को आंखों से नहीं देखा, प्रोटॉन को आंखों से नहीं देखा, म्यूजॉन को आंखों से नहीं देखा, बोझॉन को आंखों से नहीं देखा, गॉड पार्टिकल को आंखों से नहीं देखा, लेकिन सभी पार्टिकल एग्जिस्ट में है यूनिवर्स के अंदर में। इसमें बहुत सारा रिसर्च हो गया, इसके कारण तो मटेरियल साइंस में एक नई चीज आई है सामने। तो इस प्रकार से डी ब्रॉगली ने बताया कि मैटर इज हैविंग द डुअल नेचर, और उसके लिए डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट क्या लिया? जैसे आप बोल रहे हैं कि लाइट के अंदर में पार्टिकल नेचर है, और जो पार्टिकल लाइट के अंदर में, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन, एंड दैट फोटोन हैविंग द वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mc, है कि नहीं? h न्यू अपन ले रहे हैं इन टर्म ऑफ लैम्बडा, एंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अपन ले रहे थे h अपॉन mc। mc यानी क्या होता है यहाँ पे? मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी किसका लिया है बेटा? लाइट का। स्टडी किस पे चालू था? लाइट पे चालू है। लाइट का मोमेंटम क्या था इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? h बाय लैम्बडा, m मल्टीप्लाइड बाय c, यानी क्या होता है? मोमेंटम मैकेनिक्स। अब यहाँ पे सिंपली डी ब्रॉगली ने क्या किया? आइंस्टाइन साहब वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल रही है, मैं बोलता हूँ या डी ब्रॉगली साहब बोल रहे हैं कि व्हेन जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मोशन में है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन के साथ लैम्बडा होता है एंड वेवलेंथ होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एग्जिस्ट इन अ वेव नेचर, एंड दैट वेवलेंथ एसोसिएट विद दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय डी ब्रॉगली, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मैटर वेव। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट था। डी ब्रॉगली ने सिर्फ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को बोला, कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं था। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट यानी क्या होता है? कोई भी हाइपोथेसिस जब बोलते हैं बाद में कुछ समय के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट आता है और एक्सपेरिमेंट के बाद वो सत्य साबित होता है। इसलिए डी ब्रॉगली ने बताया कि लाइट में जिस प्रकार से डुअल नेचर है, उसी प्रकार से मैटर के अंदर में भी, मटेरियल पार्टिकल के अंदर में डी ब्रॉगली वेव नेचर है, एंड द वेवलेंथ एसोसिएट विद दिस मैटर इज कॉल्ड लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन mv। यहाँ पे v यानी वेलोसिटी ऑफ मैटर लिया है उसने, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिया है, एंड एक्सेप्ट लाइट, एंड वो पार्टिकल प्रोटॉन भी हो सकता है। उस समय आप प्रोटॉन की वेलोसिटी लेंगे, प्रोटॉन का मास लेंगे। काफी सिंपल फार्मूला है बेटा। इस सिंपल फार्मूले के आधार पे आप अगर ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो मैं कॉन्फिडेंस से बताता हूं आपको एक न एक क्वेश्चन इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे कंसंट्रेट हुआ होगा, एक न एक क्वेश्चन उस पे आएंगे। काफी सिंपल है। अगर प्रॉब्लम के अंदर में आपको मास दिया है पर्टिकुलर पार्टिकल, सपोज प्रॉब्लम है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन विद द वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट आपको h पता है, देन कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। चार ऑप्शन आपके आंखों के सामने है, आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे? सिंपली आपके दिमाग के अंदर में आना चाहिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपने को पता है जब मटेरियल पार्टिकल का मास दिया जाता है, जब मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी दिया जाता है। तो सिंपल फार्मूला पुट करना है हम लोगों को डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन। लेकिन डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट सामने आते समय डी ब्रॉगली ने बोला था कि मटेरियल के अंदर में लाइट के समान डुअल नेचर रहता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अभी तक अपन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नेचर में है, लेकिन डी ब्रॉगली बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी इतनी वेलोसिटी से मोशन में है तो उसके साथ वेव भी रहती है, और उस वेव को बोला गया है मैटर वेव। बट दोनों नेचर जो है वो एक साथ कभी दिखाई नहीं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, that matter is having dual nature, particle nature as well as wave nature, but sometime it gives the particle nature, sometime it gives the wave nature। बेटा आप रूम के अंदर में हो, इस रूम के अंदर में लाइट रेडिएशन अंदर आ रहा होगा आपके ग्लास विंडो से। अब ग्लास विंडो से लाइट रेडिएशन आ रहा है, आइंस्टाइन ने तो बोला है कि लाइट के अंदर में दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। लेकिन कौन से नेचर के आधार पे लाइट रेडिएशन रूम के अंदर में आ रहा है? आप क्या आंसर देंगे? दैट इज नथिंग बट वेव नेचर के आधार पे, क्योंकि वेव नेचर के आधार पे लाइट ट्रांसमिट होके रूम में, ग्लास विंडो से ट्रांसमिट होके रूम के अंदर में आ सकता है। लेकिन पार्टिकल नेचर को अगर वहां पे लेना है तो अपन कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल नेचर में जब तक लाइट की एनर्जी उस ग्लास विंडो से ज्यादा नहीं हो जाती तब तक उस ग्लास विंडो को लिक करके वो अंदर आने से। इसका मतलब दोनों नेचर साथ में नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, उस मटेरियल के अंदर में या पार्टिकल में अवेलेबल रहते हैं, सिमिलर टू दैट ऑफ लाइट दैट इज गिवन बाय डी। अब डी ब्रॉगली से रिलेटेड सिंपल फार्मूला है जिसपे सीईटी के क्वेश्चन फोकस हो सकते हैं। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट
और क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल यानी फार्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करना है अगर सीट में नंबर ज़्यादा लेना है या जे में नंबर ज़्यादा। बिल्कुल, मैं आप लोगों को तो इतना कहूँगा कि ड्राइंग शीट अगर आपके पास होगा तो ड्राइंग शीट पे आप पूरे चैप्टर के फार्मूलाज लिख लो, उसको अपने दीवार पे चिपका दो और 2-3 टाइम, तो बस यहाँ पे लॉकडाउन है, सबको घर में रहना है, तो 2-3 टाइम उस फार्मूला को आप रीड कर लो, आप आराम से सीईटी के अंदर में 200 में से 150 के ऊपर जा सकते हैं, सिंपली ऑन। अब डी ब्रोगली से पहला फार्मूला है, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। प्रॉब्लम में मटेरियल पार्टिकल का मास दिया है, प्रॉब्लम में वेलोसिटी दिया है, एच का वैल्यू आप सभी को पता है 6.63 × 10⁻34। आप सिंपली क्या निकाल सकते हैं, लैम्बडा। सिंपल फोकस करना है प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम में दिया क्या है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है, मन से पूरे विचार निकाल देना है। प्रॉब्लम में दिया है मास, प्रॉब्लम में दिया है वेलोसिटी, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा गया, सिंपल फार्मूला डाला, आंसर निकाल। अब इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने को क्या देना पड़ेगा, पोटेंशियल देना पड़ेगा। इसका मतलब कहाँ लगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस पे डिपेंड रहती है, पोटेंशियल वैल्यू पे, अपन ने देखा है। उस पे बिल्कुल आपको फोकस करना है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई वी। यहाँ पे ई वी यानी क्या है, पोटेंशियल, इट इज नॉट अ वेलोसिटी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं लाना है। अगर प्रॉब्लम के अंदर में दिया है कि सपोज अल्फा पार्टिकल इज इन मोशन विद द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट, आप कौन सा फार्मूला लेंगे, ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि वहां पे वेलोसिटी नहीं बोला, वहां पे पोटेंशियल बोला है, तो लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई। अगर प्रॉब्लम, अब ईवी यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ यूनिट, और इसको रिप्लेस करके अगर प्रॉब्लम के अंदर में एनर्जी दिया तो कौन सा फार्मूला अपन यूज करने वाले, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई। ई यानी क्या है, एनर्जी। सपोज प्रॉब्लम के अंदर में दिया है कि हाइड्रोजन एटम हैविंग द एनर्जी 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट डी ब्रोगलीज वैल्यू। अब 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या हो जाएगा, एनर्जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ में एनर्जी वाला फार्मूला लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल माइंड सेट क्लियर करके रखो, वेलोसिटी वाला फार्मूला, वेलोसिटी दिया है प्रॉब्लम के अंदर में तो वेलोसिटी वाला फार्मूला डी ब्रोगली निकालना। अगर प्रॉब्लम के अंदर में पोटेंशियल वैल्यूज दिया है तो पोटेंशियल वाला फार्मूला लेना। अगर प्रॉब्लम के अंदर में एनर्जी दिया है उस मटेरियल पार्टिकल की तो अपने को क्या करना है, एनर्जी वाला फार्मूला लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। इस फार्मूले को बिल्कुल आप नोट कॉपी में नोट डाउन करके रखो। उसी प्रकार से अगर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ निकालना है फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक सिंपल फार्मूला आप लोगों ने डिराइव किया होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद एच की वैल्यू पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा 9.11 × 10⁻³ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका 1.6 × 10⁻19। पोटेंशियल आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, ये सभी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद लैम्बडा फॉर इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है, आपको अगर याद आ रहा है 2 साल पढ़े आप लोग बेटा, 12.26 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी, याद है वो फार्मूला। तो यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज द फार्मूला बाय व्हिच वी कैलकुलेट द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, सिंपल फॉर इलेक्ट्रॉन नॉट अनदर पार्टिकल। अगर प्रोटॉन दिया प्रॉब्लम के अंदर में तो 12.26 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, उस समय अपन कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये लैम्बडा वाला फार्मूला। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपली अगर प्रॉब्लम में दिया कि बेटा इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है उसका पोटेंशियल 100 वोल्ट आपको दिया है, तो सिंपली इतने कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले में क्यों जा रहे हैं, आप फार्मूला लगाओ ना, लैम्बडा इक्वल टू 12.26 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी, सिंपली आप 100 वोल्ट वैल्यू डाल दो स्क्वायर रूट के अंदर में, आपको लैम्बडा मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन को आपको क्या करना है, चूज करना है। अब डी ब्रोगली ने बोल दिया कि मैटर के अंदर में डुअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन अपना लाइट जैसा, पार्टिकल नेचर एज वेल है वेव नेचर, हम सब लोग एक्सेप्ट कर देंगे क्या, नहीं, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है। अभी सभी बोल रहे हैं ना कोरोना पे वैक्सीन आ रहा है, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या, नहीं, इट में भी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। रिसर्च होगा, आगे बढ़ेगा, मार्केट में आएंगे सब चीजें। तो उसी प्रकार से डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए डेविसन और जर्मन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, काफी ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया, और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद सिर्फ इतना था कि डी ब्रोगली ने जो बोला है कि लाइट इज मटेरियल पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ वेव नेचर, तो उस मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ उन्होंने कैलकुलेट करके निकाली। जो मटेरियल पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया, इस डायग्राम पे पूरा फोकस कीजिए आप लोग। मटेरियल पार्टिकल यहाँ पे अपन ले रहे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में वेवलेंथ है क्या, सही में अपने को निकालना, अगर है तो उसकी वैलिड वेवलेंथ अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना। अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में अवेलेबल है तो डिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट देंगे, बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैंने इसके पहले भी बताया कि डुअल नेचर में
वेव नेचर के आधार पे, लाइट के वेव नेचर के आधार पे अपने को डिफ्रैक्शन मिलता है, पोलराइजेशन मिलता है, इंटरफेरेंस मिलता है, डिस्पर्शन मिलता है, सभी प्रॉपर्टी है ना जो लाइट के, वो सिर्फ वेव नेचर पे डिपेंड। और इलेक्ट्रॉन में अगर वेव नेचर होगा तो डिफ्रैक्शन देगा। तो डिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट के आधार पे डिफ्रैक्शन का नाम आते हुए अपन ब्रैग्स का नाम लेते हैं, ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो डिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट के आधार पे इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाया गया। इनिशियली इलेक्ट्रॉन को बीम अपन ने लिया है कैथोड प्लेट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से धीरे धीरे बाहर आई, इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक टू द निकल क्रिस्टल। डिफ्रैक्शन करवाने के लिए अपन ने क्या लिया, निकल क्रिस्टल को लिया, और निकल क्रिस्टल से वो इलेक्ट्रॉन बीम टकराया, सडनली दैट इलेक्ट्रॉन बीम गेट डिफ्रैक्टेड। अब डिफ्रैक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को जज करने के लिए मैंने डिटेक्टर लगाया यहाँ पे डेविसन और जर्मर साहब ने, और डेविसन और जर्मर साहब को दिखाया कि डिटेक्टर के अंदर में कहा न कहा डिफ्रैक्शन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या हो रही है, वेरी हो रही है, उसकी इंटेंसिटी को अपन निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हाईएस्ट इंटेंसिटी का पिक को उन्होंने क्या किया, कंसीडर किया। मैंने यहाँ पे पिक बताया, ये देखिए हाईएस्ट इंटेंसिटी पिक, इलेक्ट्रॉन बीम, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, उसके बीच में एंगल सेट होता है 50 डिग्री का, और जब 50 डिग्री एंगल सेट हुआ प्रैक्टिकल के अंदर में, और जब पोटेंशियल वैल्यू 54 वोल्ट पे पहुंची, अपने पोटेंशियल दिया था, तभी इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आया था। उस समय सडनली मैक्सिमम इंटेंसिटी का पीक वहां पे तैयार हुआ बेटा, एंड दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी के पीक को डेविसन और जर्मर ने फोकस किया, और उस पीक के आधार पर उन्होंने बताया कि सही में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अपने को डिफ्रैक्शन दे रहा है। इसका मतलब प्रैक्टिकली ये प्रूव है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर बताता है। इसका मतलब अभी तक अपने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, पार्टिकल, लेकिन डी ब्रॉगली साहब क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन dual nature similar to that of light. Material particle is also having dual nature, particle nature as well as wave nature. We have to prove the wave nature of electron, and to prove the wave nature of electron we prove the diffraction concept, and electron prove the diffraction concept because electron get diffracted from the nickel crystal, and diffracted intensity peak we observe in a photo detector at phi equal to 50 degree, highest intensity. अब अपने को स्कैटरिंग एंगल था, अपने निकेल क्रिस्टल के अंदर में नंबर ऑफ प्लेन होते हैं ना, क्रिस्टलोग्राफी आपने पढ़ी होंगी। क्रिस्टलोग्राफी के अंदर में अपने जैसे शुगर को क्रिस्टल बोलते हैं, नमक को क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल यानी क्या, आप रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट रहती है पॉइंट्स के, एटम्स की, उस एटम को अगर जोड़ दिया जाए तो ये प्लेन दिखाई दे रहा है अपने को, पैरेलल प्लेन। अब कौन से प्लेन से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हुआ जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई, वो भी तो अपने को निकालना पड़ेगा ना। वो निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, फाई एंगल लिया यहाँ पे, फाई एंगल, उसके बाद थीटा प्लस थीटा, दोनों एंगल को अपने को ये थीटा निकालना था, डिफ्रैक्टिंग एंगल, एंड व्हाट एवर द एंगल मेड बाय द डिफ्रैक्टेड बीम टू द प्लेन, वो कैलकुलेट करना था। इस इक्वेशन का सहारा अपने लिया। 550 अपने को पता था, थीटा एंगल अपने को पता नहीं था, थीटा पता नहीं था, और तीनों एंगल को मिला के एडिशन हो जाता है अपने 180। दोनों को अपने सॉल्व किया, 2 थीटा इक्वल टू 50 प्लस 180 आता है बेटा, और वहां से अगर सॉल्व करने के मैथमेटिकली थीटा अपने को मिलता है 65 डिग्री। अरे प्लेन के साथ इस डिफ्रैक्टिंग बीम ने जो एंगल बनाया था ना, प्लेन के साथ, ये सरफेस वाला एंगल है, फाई वाला, प्लेन के साथ बनाया हुआ जो एंगल है दैट इज 65 डिग्री। फिर डिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट जो ब्रैग साहब ने इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन को अपन ने पुट किया लैम्बडा निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है इक्वेशन पे, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ब्रैग साहब ने दिया है, अच्छी इक्वेशन है, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। वहां पे d यानी क्या होता है, पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस। इस प्लेन से वो रे क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट हुआ था ना, डिफ्रैक्ट हुआ था, उस प्लेन का डिस्टेंस कांस्टेंट मिलता है अपने को, एक्सआरटी से पता चल जाता है मटेरियल की प्रॉब्लम। वो डिस्टेंस मिला 0.91, ये वैल्यू को वहां पे पुट किया गया, और यहां से अपने फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन यानी n इक्वल टू 1 पुट किया, और लैम्बडा निकला बेटा 1.65। इट इज अ वैलिड लैम्बडा, क्योंकि वेवलेंथ अपने पास कौन सी है जिस पे अभी अपन काम कर रहे हैं, सबसे छोटी वेवलेंथ, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एंड एक्सरे की वेवलेंथ किस रीजन में आता है, 10 टू द पावर -10। ये वेवलेंथ किस रीजन में अपने को मिली, लैम्बडा इक्वल टू 1.65 इनटू एंगस्ट्रॉम को अगर कन्वर्ट किया मीटर के अंदर में तो क्या होगा, 1.65 इंटू 10 टू द पावर -10। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अपने को मिली, वो वेवलेंथ वो एक्सरे की जगह आ है, इसका वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ निकाली अपन। और यही तो डिकॉम्बिनेशन में बोला ना कि मैटर, मटेरियल पार्टिकल
जो जिसको अपन अभी तक पार्टिकल मानते थे वो डी ब्रोगली के स्टेटमेंट के अनुसार वेव नेचर में हो सकते हैं, और उसका वेव नेचर उनका वेवलेंथ अपन ने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 1.65 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ वेव नेचर। काफी सुंदर प्रैक्टिकल। इस प्रकार से लैम्बडा अपने बताया था टू कैलकुलेट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अपने इक्वेशन लिया, डी ब्रोगली इक्वेशन के आधार पे वो लैम्बडा निकाल के बताना था अपने को। 12.26 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी, क्या है फार्मूला, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ अपने को निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ से। ये तो सिंपल फार्मूला अपन यूज करेंगे। जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का पीक मिला बेटा, वहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू अपना पहुंचा था 54। इस पोटेंशियल वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस किया, लैम्बडा कितना आ रहा है 1.67, एंड डिफ्रैक्शन से जो लैम्बडा मिला 1.65, वो सेम लैम्बडा अपने को यहाँ पे मिल रहा है ना अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया। दैट्स व्हाई डी ब्रोगली's concept of matter will get accepted, hypothetical statement scientifically proved। ठीक है, तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए, मोटा मोटा तौर पे अगर इस चैप्टर को अपन लेते हैं तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जिसमें फोटॉन की एनर्जी अपन ने निकाला उस पर फोकस करना। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है अपन डायरेक्टली ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर में अपन को सिर्फ डी ब्रोगली's कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर के जो पूरे फार्मूले मैंने बताया ना उस पर आपको फोकस, कंपल्सरी क्वेश्चन आने वाला मैं लिख के देता हूँ, उस पर आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है। और उसके बाद डेविएशन जर्मर पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो सिर्फ वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कितना एंगल था, व्हाट वाज द डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग एंगल, जहां से वो प्लेन से स्कैटर हुआ था 65 डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन कितने एंगल पे अपने को मिला, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन कितने पोटेंशियल वैल्यू पे मिला, ये सब चीजें बाकायदे देना है। व्हाट इज द मेन बेसिक concept of Davisson and Germer experiment, what is basic concept of Davisson and Germer, why this experiment is performed, only main aim is to reveal the wave nature of electron, electron में wave nature होता है। उसके बाद अपन जाएंगे एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर। एटम में रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सबसे सामने आया, लेकिन रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। रुदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, लेकिन रिवॉल्व होते हुए कंटिन्यूअस एनर्जी को क्या होगा, लॉस करेगा। कंटिन्यूअस एनर्जी को लॉस कर रहा है, इसका मतलब ऑर्बिट को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो एक समय पे वो न्यूक्लियस पे आके कंसंट्रेट करेंगे, इसका मतलब एटॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब है। कंटिन्यूअस एनर्जी वैल्यूज के आधार पर, क्लासिकल थ्योरी के आधार पर इस एटॉमिक मॉडल को रखा गया था रुदरफोर्ड। मैं डीप में नहीं जाना चाहता, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा व्हाई द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल गेट फेल। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल होने के बाद एक नया एटॉमिक मॉडल वहां पे सामने लाया गया बोर्स ने, लेकिन बोर्स ने एटॉमिक मॉडल देते समय क्वांटम प्रिंसिपल को यूज किया। व्हाट वाज द क्वांटम प्रिंसिपल, कि एनर्जी कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी को लॉस नहीं करता, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। बोर्स ने एटॉमिक मॉडल रखते समय तीन महत्वपूर्ण इक्वेशन वहां पे रखे। बोर्स के पोस्टुलेट उसको अपन बोलते हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, व्हाई एटम इज सर्कुलर, सभी ने बोला एटम इज सर्कुलर, दैट इज रुदरफोर्ड ने बोला था, जे साहब ने भी बोला था एटॉमिक मॉडल के बारे में बोलते समय कि एटम इज सर्कुलर, बट व्हाई इट इज सर्कुलर, because centripetal force is balanced to the somewhat electrostatic force। एटम के अंदर में क्या है, सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है, वहां पे क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमते रहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर में। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जितना काउंट है उतना ही काउंट किसका रहता है, प्रोटॉन का, एंड दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स रहता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बैलेंस हो रहा है, इसके कारण एटॉमिक मॉडल क्या है, सर्कुलर। पहला पॉइंट, बिल्कुल इक्वेशन पे फोकस कीजिए बेटा। इसी इक्वेशन का यूज करके अपन ने फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट का यूज करके अपन ने क्या निकाला था, बोर्स एटॉमिक मॉडल का रेडियस कैलकुलेट किया था। बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्या किया था, एनर्जी कैलकुलेट किया। सभी चीजें बिल्कुल आंखों के सामने आ रहा है, करना कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, क्या क्या चीजें फाइंड आउट किए, कौन सी चीजों पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। रेडियस पे क्वेश्चन आएगा, एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन रेडियस और एनर्जी मिला कहां से अपने, तो बोर्स के तीनों को। सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, electron revolve in a those orbit where angular momentum mvr is integral multiple of h cross and a small value of constant, उसको प्लैंक के टर्म में अपन लेते हैं h/2 पर, तो ये बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट हो गया। एंगुलर मोमेंटम यानी क्या है, लीनियर मोमेंटम में मल्टीप्लाइड बाय क्या आता है, रेडियस वेक्टर। बोर का थर्ड पोस्टुलेट में डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज एनर्जी इज नॉट कंटीन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल भूल के नहीं बोल रहा।
Energy radiated by this electron only when he jump in between these two orbit. जब ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन होता है, when electron is jumping from first orbit to second orbit to third, or it is coming from higher orbit third to the second orbit, then we get the loss of energy radiation in terms of quanta, that is hν. ये तीन महत्वपूर्ण पोस्टुलेट है जो बोर साहब ने बताया था. उसके बाद दोनों पोस्टुलेट, पहला और दूसरा पोस्टुलेट को बराबर मैथमेटिक्स अप्लाई करके अपनी रेडियस निकाली बोर्स एटॉमिक मॉडल की. रेडियस निकालने की कोई आवश्यकता है, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों पोस्टुलेट को अपन ने यूज किया था. रेडियस का फॉर्मूला आता है बेटा n स्क्वायर a स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई m स्क्वायर. बिल्कुल इस फॉर्मूले को पुट डाउन करके रखना है आप लोगों को. और यहाँ से जो रिलेशन अपने को मिल रहा है कि रेडियस ऑफ बोर्स एटॉमिक ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. n होता क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h प्लैंक कांस्टेंट, पाई वैल्यू आप सभी को पता है, m इज द मास, e द इलेक्ट्रॉन चार्ज, एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम. उसके बाद आपने को वेलोसिटी निकालना है. वेलोसिटी का भी फार्मूला यहाँ पे आपको नोट करके रखना है. अगेन वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या है? रेडियस प्रोपोर्शन में है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में जा रही है. बिल्कुल कंसंट्रेट करना है फॉर्मूले पे. छोटी छोटी हिंट है, लेकिन हिंट से अपने को क्या मिलता है, इजीली अपन ट्रिक्स के आधार पे प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल को वहां पे सॉल्व कर सकते. उसी प्रकार से अपने टोटल एनर्जी निकाले बेटा. टोटल एनर्जी निकालने के लिए अपने को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए. लेकिन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर में घूम रहा है, वो बाहर थोड़ी ना जा रहा है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या हुआ? बाउंड है. वहां से अपने को क्या मिलता है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. उसके बाद अपन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक मॉडल से, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. और उसको इक्वेट करने के बाद एनर्जी इक्वेशन अपने को मिलता है. एंड व्हाट वाज दैट एनर्जी इक्वेशन? m e raised to the power 4 8n स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर स्क्वायर. बिल्कुल ध्यान रखना है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर. रेडियस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर and energy inversely proportional to the principal quantum number. But third postulate of atomic model में क्या बोला है? When that electron get radiated, when electron is jumping or it get transition from say higher orbit to lower orbit, और lower orbit to higher orbit to lower orbit the electron का transition होगा, then it radiate the radiation in terms of a photon. और उस रेडिएशन के आधार पे रेडबर्ग साहब ने एक इक्वेशन को वहां पे डेवलप किया टू कैलकुलेट द वेवलेंथ जनरेटेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा. अपन बोल रहे हैं कि अपन एक ही एनर्जी लेवल के अंदर में अपनी एनर्जी फिक्स है. गॉड इज नॉट पार्टिकल. गॉड ने सभी को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देके धरती पे भेजा है, लेकिन उसको बढ़ाना अपने हाथ में. अपन एक्साइटेड स्टेट में और अच्छे से काम करेंगे तो नंबर ऑफ एनर्जी वैल्यूज अपने को मिल सकता है. नंबर ऑफ एनर्जी ऑर्बिट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? जंप कर सकता है. एनर्जी बढ़ाना अपने हाथ में, ठीक है. वहां पे अपन स्टेबल नहीं रहेंगे, कुछ समय के बाद एनर्जी छोड़ के अपन फिर से स्टेबिलिटी के अंदर में आ जाएंगे, लेकिन बढ़ाना तो अपने हाथ में. काम अच्छा करना तो एनर्जी अपने को बढ़ाना पड़ेगा. उसी प्रकार से एनर्जी अपन जब लॉस करके फिर से फिक्स ऑर्बिट के अंदर में आता है, सेम ऑर्बिट के अंदर में आता है. जैसे इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट करके वो फिर से थर्ड ऑर्बिट के अंदर में आ गया, तो उस समय वहां से रेडिएशन बाहर निकलता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी h न्यू, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा. तो लैम्डा के आधार पे रेडबर्ग साहब ने इक्वेशन को डिराइव किया 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 माइनस n स्क्वायर 1 माइनस n स्क्वायर एंड n1 and n2 यहाँ पे क्या देखा है? ऑर्बिट की वैल्यूज को बता रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट ट्रांजिशन. उस समय अपने को वेवलेंथ वहां पे क्या मिलेगा? रेडिएट होते हुए, और वो वेवलेंथ को अपन कैप्चर कर सकते. ठीक है इक्वेशन. तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आपने देखा होगा इसी इक्वेशन के आधार पे हाइड्रोजन एटम के अंदर में नंबर ऑफ लाइट कैसे मिली उसका एक्सप्लेनेशन दिया. हाइड्रोजन एटम के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट पूरी क्वाइट साइलेंट थी, किसी ने आंसर नहीं दिया. हाइड्रोजन एटम के अंदर में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, सभी को पता. अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट में घूमते रहेगा वो इलेक्ट्रॉन. लेकिन जब अपन ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का एनालिसिस किया तो वहां पे तो नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है. और लाइन स्पेक्ट्रा कहाँ से है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ ना कहाँ ऑर्बिट को चेंज कर सकता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर में जा सकता है, और एक्साइटेड स्टेट से फिर से वो नीचे आएगा अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर में. तो वहां जब वो ट्रांजिशन होगा, रेडिएशन होगा इन बिटवीन में, तो वहां पे रेडिएशन मिलेगा, और उस रेडिएशन से अपने को अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा मिल सकता है. एक क्वांटम थ्योरी से अपने को पता चला, जिसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल थ्योरी ने नहीं दिया.
तो सबसे पहले लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम के अंदर में जो मिला वो बाल्मर साहब ने ऑब्जर्व किया। बाल्मर स्पेक्ट्रा इस हाइड्रोजन सीरीज के अंदर में ऐसा स्पेक्ट्रा है बेटा जो विजिबल रीजन के अंदर में आता है। विजिबल रीजन का जहां पे अपन देख सकते हैं ना, इंसान को काफी कमजोर क्या है नहीं, इंसान की देखने की क्षमता रिस्ट्रिक्टेड है, इंसान की सुनने की क्षमता रिस्ट्रिक्ट है। अपन सिर्फ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में देख सकते हैं। तो 4000 एंगस्ट्रॉम और 8000 के बीच में यानी रेड कलर वायलेट कलर से स्टार्ट करते हैं अपन और रेड कलर में आते हैं 7 कलर की दुनिया में अपना जीवन सिचुएटेड है। उस रेडिएशन के दौरान जो वेवलेंथ अपने को मिली उसी वेवलेंथ को अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे बाल्मर सीरीज उन्होंने ऑब्जर्व किया, दैट वाज इन विजिबल रीजन। बाल्मर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट and when the transition of this electron from second orbit to higher orbit is take place, then only we get the Balmer series. उसी प्रकार से नए नए साइंटिस्ट सामने लेमन साहब ने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है, उस समय एक अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर में तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर में एक लाइन स्पेक्ट्रा बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड लेमन सीरीज। उसके बाद एक क्वेश्चन नाम के साइंटिस्ट सामने आए, उन्होंने बताया कि थर्ड ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट में इनिशियल ऑर्बिट देखो ध्यान में रखना है बिल्कुल, इनिशियल ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन गेट जंपिंग टू द हायर ऑर्बिट। अंडर दिस केस द लाइन स्पेक्ट्रा इज कम आउट देयर एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड क्वेश्चन सीरीज, इट इज इनिशिएटेड बाय दिस क्वेश्चन। उसका सामने लाने का काम किया था क्वेश्चन नाम के साइंटिस्ट ने। एंड लेकिन ये सीरीज जो अपने को मिली वो कहाँ पे मिली बेटा? इंफ्रारेड रीजन में, जो भी अपने को दिख रहा है। उसके बाद ब्रैकेट मिला अपने को जो स्टार्ट होता है फोर्थ ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, फंड सीरीज अपने को मिली जो स्टार्ट होती है फिफ्थ ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, लेकिन ये सभी इंफ्रारेड रीजन में नियर इंफ्रारेड। और लास्ट सीरीज जो अपने को मिली दैट इज फार इंफ्रारेड। और इसी सीरीज लाइन स्पेक्ट्रा के आधार पर हाइड्रोजन एटम के अंदर में बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक नहीं एक क्वेश्चन आपकी सीट एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सीरीज, लॉन्गेस्ट बाल्मर सीरीज, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट बाल्मर सीरीज, है कि नहीं? शॉर्ट लॉन्गेस्ट सीरीज निकालना है तो अपने को क्या मिलता है? बाल्मर सीरीज की स्टार्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट में कौन सा ऑर्बिट लेंगे? लॉन्ग सीरीज निकालना है उस समय तो क्या लेंगे अपन? सेकंड टू थर्ड। लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ निकालना है अपने को बाल्मर सीरीज की तो उस समय हाईएस्ट ऑर्बिट कौन सा लेंगे अपन? सेकंड ऑर्बिट टू इंफिनिटी। बिल्कुल उस फार्मूला में डालना है जो फार्मूला अपन ने इसके पहले क्लियर किया था, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। बाल्मर सीरीज अपने को बाल्मर वेवलेंथ निकालना है अपने को तो सेकंड ऑर्बिट यहाँ पे आएगा, हायर ऑर्बिट में थर्ड ले सकता है, प्रॉब्लम आएगा। तो इस प्रकार से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा रिलेटेड टू दिस एटम्स, एटम के बाद इसका छोटा सा पार्ट है बेटा न्यूक्लियस, उस पर भी अपन। और न्यूक्लियस के अंदर में क्या आपने सभी एटॉमिक मॉडल के अंदर में बताया गया है कि सेंटर पार्ट इन न्यूक्लियस है। और उस न्यूक्लियस के अंदर में क्या कंपोजिशन है? न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन रहते हैं एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन इज टोटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड प्रोटॉन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, रिमेंबर। And whatever number of the proton is present inside the nucleus, same number of electron get revolve in a fixed orbit. And count of a proton and electron is always same in atoms. And that's why atom is electrically neutral, remember. And that count of atoms or count of a proton is nothing but it is denoted by atomic number. Again, the neutron and proton present inside the small size of nucleus. Size of nucleus पता है ना? 10 to the power minus 14 मीटर। बिल्कुल ध्यान रखना है, साइज ऑफ एटम 10 to the power minus 10, साइज ऑफ न्यूक्लियर 10 to the power minus 14। इस स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर में सिचुएटेड रहते हैं एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस, दैट जॉइंट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद अपन कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो आपने को पता रहेगा, आपको इलेक्ट्रॉन का काउंट जितना है एटम के अंदर में और प्रोटॉन का काउंट जितना है एटम के अंदर में वो सेम रहता है, उस काउंट को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। उसके बाद एटॉमिक मास नंबर क्या है? एटॉमिक मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको अपन ने किया बेटा एटॉमिक मास नंबर। ये दोनों टर्म्स न्यूक्लियस के अंदर में काफी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अपन ने देखा कि अब जितने न्यूक्लियस का मास अपने को निकालना है तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? अपने को पता है न्यूक्लियस के अंदर में क्या है? प्रोटॉन। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? सपोज अपन ने सोडियम एटम लिया तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना है? 11। तो 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन वहां पे रहना चाहिए। 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन। मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन सभी को पता है 1.67 into 10 to the power minus 27। दिस इज द प्रोटॉन मास, आप सभी को पता है। जैसा इलेक्ट्रॉन का मास है वैसा प्रोटॉन का फिक्स मास है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाइड कर देंगे किसके साथ? 1.67 into 10 to the power minus 27, तो अपने को क्या मिल जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन।
उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का काउंट अपने को पता है, एटॉमिक मास नंबर से अपन निकाल लेंगे। एटॉमिक मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक, सॉरी माइनस एटॉमिक नंबर, ये जो अपन करते हैं वहां से जो काउंट बचता है अपने पास, उस काउंट को जो अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का भी मास क्या है, सिमिलर टू सेम टू दैट ऑफ प्रोटॉन, उससे अपन मल्टीप्लाइड कर देंगे, वो अपने को क्या मिलेगा बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन जितना मास न्यूट्रॉन का है, जितना मास प्रोटॉन का है, उतना ही न्यूक्लियस का मास रहना चाहिए था। जैसे सोडियम के अंदर में अपन 11 प्रोटॉन है, 12 अगर न्यूट्रॉन है, तो दोनों को कंबाइन करते जितना मास आता है उतना ही मास न्यूक्लियस का होना चाहिए। बट दिस थिंग इज नॉट हैपन। एक्चुअल mass of the nucleus and mass calculated using the proton and neutron, इसमें differ था, difference था, always difference in every nucleus, remember, and that difference is nothing but it is denoted by this mass defect. How the mass defect is coming there? वे मास डिफेक्ट क्यों है? एक्चुअल मास बिल्कुल प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास इतना क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे रीजन है, कहां ना कहां मास, आइंस्टाइन का क्या कहना है, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मास। इसका मतलब कहां ना कहां जो लॉस ऑफ मास जो इक्वेशन अपने को डिनोट करके बता रही कि एक्चुअल मास और कैलकुलेटेड मास में डिफरेंस है, टर्म मास डिफेक्ट, इस इक्वेशन से अपने को पता चल रहा है कि कहां ना कहां एनर्जी लॉस हो रही है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग। उस आधार पर अपने बाइंडिंग एनर्जी निकाला बेटा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज नथिंग बट मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। सिंपल रिलेशन अपन ने यूज किया है, एनर्जी मास इक्विवेलेंट, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एम यानी क्या होता है, मास। यहाँ पे कौन सा लिया अपन ने, न्यूक्लियस का मास, मास डिफेक्ट, एंड यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी अपन ने हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए निकाला बेटा। यहाँ पे स्पेक्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, स्पेक्ट्रा पे पूरा ऑब्जर्वेशन रखो आप, बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे। कुछ न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 56 टू 80 के 50 टू 60 के बिलो है, कुछ न्यूक्लियस जो 100 के अबू जा रहे हैं, 200 तक 180 तक जिसका मास नंबर है। ऐसे भी न्यूक्लियस स्पेक्ट्रा के अंदर में दिखाई दे रहा है। सेंटर स्पेक्ट्रम अपन ने वहां पे डाला है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जिस मटेरियल जिस न्यूक्लियस का मास नंबर, एटम का मास नंबर 56 टू 80 के बीच में, 100 के बीच में आता है, वो स्टेबल न्यूक्लियस कंसिडर किया। और उसके बिलो जो न्यूक्लियस है ना, जिसका मास नंबर उसके नीचे है, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल। और जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो फ्यूजन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। और जो जिसका मास नंबर 100 के ऊपर है ना, 180 जैसे यूरेनियम आपको मिला, वो फ्यूजन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। लेकिन फ्यूजन और फ्यूजन आपको पता है, फ्यूजन प्रोसेस इज नथिंग बट जो प्रोसेस सन के अंदर में हो रहे, छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होके और वहां पे बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करता है। लेकिन जो होता है छोटे छोटे न्यूक्लियस जॉइंट, उसमें बड़ा न्यूक्लियस कैंडिडेट होती है। जैसे छोटे छोटे न्यूक्लियस हीलियम के जॉइंट होते हैं, बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म होता है, एनर्जी रेडिएट होती है। कितनी भयंकर एनर्जी रेडिएट होती है, आप लोगों ने देखा सन से कितनी भयंकर एनर्जी, पूरी धरती माता को चला है सन की एनर्जी। उसी प्रकार से फ्यूजन प्रोसेस इनिशिएट किया जो हेवी न्यूक्लियस है, जिसका एटॉमिक नंबर 180 के ऊपर है। ऐसे एलिमेंट बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में जब डिवाइड होता है ना, फ्यूजन प्रोसेस उसको बोला जाता है। बिग न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल न्यूक्लियस, देन इट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होती है, दोनों से एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को अपने ट्रैप किया कहां पे, एटम बॉम्ब तैयार करते समय, न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करते समय। लेकिन न्यूक्लियर जो कॉन्सेप्ट सामने आया न्यूक्लियर एनर्जी का, उसमें अपन ने फ्यूजन प्रोसेस को इनिशिएट किया। तो उस स्पेक्ट्रा के आधार पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, जैसे तो स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी के आधार पे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अपने को पता था। और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे एक नई चीज अपने हाथ में लगी बेटा, जो न्यूक्लियस अनस्टेबल रहते हैं ना, जो हेवी न्यूक्लियस है, जिसको हमने बोला है 180 100 के ऊपर मास नंबर, ऐसी न्यूक्लियस स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली एनर्जी को लॉस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। और जो स्पॉन्टेनियस एनर्जी लॉस हो रही है ना इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, उस प्रोसेस को नाम गया है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड रेडियो एक्टिव कॉन्सेप्ट, रेडियो एक्टिव प्रोसेस। व्हाट इज रेडियो एक्टिव? रेडियो एक्टिव कोई आर्टिफिशियली किसी ने जनरेट नहीं किया, इट इज नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस। अनस्टेबल न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशन, भयंकर पेनिट्रेटिंग हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन वहां पे बाहर निकलते अपने को नजर आए। वो रेडिएशन के दौरान अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल बाहर निकला, एंड जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड डेल्टा टी। ओरिजिनल न्यूक्लियस से वो टाइम के हिसाब से क्या होते जा रहा है, डिसइंटीग्रेट होते जा रहा है, उसका न्यूक्लियस कम होते जा रहा है। ये घटना क्यों हो रही? फॉर द स्टेबिलिटी। हर इंसान स्टेबिलिटी के लिए जगह लेता है,
उसी प्रकार में न्यूक्लियस भी स्टेबिलिटी के लिए जा रहे थे, और स्टेबिलिटी के लिए जाते समय उन्होंने मास को क्या किया था, रिलीज किया था इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। वहां से अपने को अल्फा बीटा गामा मिले। अल्फा जब बाहर निकलता है तो बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को, हीलियम पार्टिकल बाहर निकलता है, इसलिए एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है और मास नंबर 4 से कम होता है ओरिजिनल न्यूक्लियस का। बिल्कुल नोट कॉपी में नोट करके रखो, क्वेश्चन आ सकता है। बीटा रेडिएशन अगर रिजेक्ट हो रहा है डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस के दौरान, रेडियो एक्टिव प्रोसेस के दौरान, तो उस समय एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, मास नंबर में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं। गामा रेडिएशन होता है, इट इज ए टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसी प्रकार नहीं एटॉमिक। और वहां से अपन ने डिसइंटीग्रेशन क्वेश्चन को इक्वेशन को इनिशिएट किया, नंबर ऑफ न्यूक्लियस गेट डिसइंटीग्रेट with respect to time is proportional to the number of nucleus present at that time। और यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को कैंसिल करते हुए अपने को एक लैम्बडा मिला, लैम्बडा को बोला है डिसइंटीग्रेटेड कांस्टेंट। इसको अपन ने सॉल्व किया बेटा सिंपल, अपन ने डेरिवेटिव को क्लियर करने के लिए अपन इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट यूज करते, इंटीग्रेशन के बाद एक्सपोनेंशियल टर्म आएंगी और एक्सपोनेंशियल को निकालने के बाद अपन लॉगरिथमिक टर्म देते हैं। यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन का इक्वेशन अपने को मिला, नंबर ऑफ न्यूक्लियस गेट डिसइंटीग्रेट with to the original nucleus n0 था, नंबर ऑफ न्यूक्लियस टाइम के हिसाब से चेंज होता गया, उस प्रोसेस को बोला रेडियो एक्टिव प्रोसेस, रेडियो एक्टिव इक्वेशन है, डीके इक्वेशन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लैम्बडा क्या है बेटा, डीके कांस्टेंट, ध्यान रखना है इक्वेशन को, क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। उसी डिसइंटीग्रेशन इक्वेशन से अपने को हाफ लाइफ पीरियड मिला। हाफ लाइफ पीरियड यानी क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ ऑफ द न्यूक्लियस गेट्स डिसइंटीग्रेट विद द टाइम पीरियड टी। जैसे अपन बोल रहे हैं डिसइंटीग्रेटेड प्रोसेस इनिशिएट हो रही है विद द टाइम पीरियड, इसका मतलब कुछ तो भी समय सीमा होगी जिस समय पे वो आधा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल न्यूक्लियस का आधा पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हाउ मच द टाइम टेकन बाय दिस न्यूक्लियस टू बिकम्स हाफ, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। उसको डिनोट करते हैं अपन T1/2 से। इक्वेशन सिंपल है अपने पास, डिसइंटीग्रेशन इक्वेशन ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड सॉरी डिसइंटीग्रेटेड इक्वेशन है एंड वो ओरिजिनल न्यूक्लियस का आधे होने वाला है, दैट इज n0/2। टाइम पीरियड कितना होने वाला है, उस समय जो टाइम पीरियड रहेगा वो टाइम टी को शिफ्टिंग कर दिया अपने टाइम पीरियड हाफ से, और इसको तो अपने नाम दिया हाफ लाइफ पीरियड। डीके इक्वेशन अभी अपन ने पहले स्लाइड में डिराइव किया था, n इक्वल टू n0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्बडा/2। n0 n की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करने वाला हूं, n0/2 ओरिजिनल न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आ गया, उस समय क्या रहता है, टाइम t को रिप्लेस कर देंगे मैं हाफ लाइफ पीरियड t/2 से 1/2 से, एक इक्वेशन में आ गया। n0 कैंसिल हो जाएंगे, वहां से एक्सपोनेंशियल टर्म को हटाना है मेरे को, मैंने लिया लॉगरिथमिक टर्म ऑन बोथ द साइड। लॉगरिथमिक टर्म लेने के बाद log 2 का अगर आप देखते हैं लॉगरिथमिक टेबल के अंदर में तो 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा इज नथिंग बट डीके कांस्टेंट t टाइम पीरियड t। इस इक्वेशन के आधार पर अपन हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। इस प्रकार से मोटा तौर पे अपन ने पूरे टॉपिक के ऊपर में फोकस किया, काफी अपन ने पूरे कॉन्सेप्ट को वहां पे लेने की कोशिश किया, फॉर्मूलाज को आपके आंखों के सामने रखने की मैंने कोशिश किया। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के आधार पे फिजिक्स के अंदर में सीईटी हो या जेई हो, उसके आधार पे क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से एमसीक्यू इस छोटे छोटे प्रॉब्लम के आधार पे, कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, दैट इज रिलेटेड टू द डी ब्रॉगलीज एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनर्जी लिखा है, बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए बेटा, आए हुए क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो जेई के अंदर में या सीईटी एग्जाम के अंदर में कोई प्रीवियस ईयर के अंदर में पूछे गए, ऑप्शन भी दिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन डबल इट्स डी ब्रॉगली वैलेंस चेंजेस बाय फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी दिया है और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर डबल कर देते हैं देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डी ब्रॉगली वैलेंस। बिल्कुल कीवर्ड पे, प्रॉब्लम जो आपको पढ़ते तो फोकस होना चाहिए पूरे प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में जो कीवर्ड्स दिया है उस कीवर्ड पे फोकस। कीवर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है बोला गया है, यानी इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहां का डबल है, वेलोसिटी पे इफेक्ट होगा। एंड देन व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली, इसका मतलब निकालना क्या है अपने को, डी ब्रॉगली वैल्यू। चार ऑप्शन आपके सामने दिए। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हैव एनी फार्मूला इन डी ब्रॉगलीज कांसेप्ट व्हिच रिलेटेड टू दिस काइनेटिक एनर्जी। मैंने बताया था आपको कि डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के अंदर में चार फार्मूलेज है। पहला फार्मूला मास और वेलोसिटी दिया है उसपे, दूसरा फार्मूला पोटेंशियल दिया है उसपे, तीसरा फार्मूला एनर्जी दिया है उसपे, चौथा फार्मूला ओनली फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल दिया। ऑप्शन चारों, अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कर रहे हैं, दिमाग के अंदर में आप
आपके आ रहा है, देन वी ऑब्जर्व दैट द लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ई एंड काइनेटिक एनर्जी एनएच क्या होता है, ये अपने नोटेशन में लिया था। तो कहाँ ना कहा वेवलेंथ क्या है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ई में है, इसका मतलब आंसर अपना स्क्वायर रूट में जाने वाला है। तो पहला आंसर और दूसरा आंसर तो ऐसे ही निकल गया। और अपने को फोकस कहाँ पे करना है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, इनवर्स प्रोपोर्शन में है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ऑब्जर्वेशन अपने को कहाँ पे होना चाहिए, 3, ऑप्शन नंबर 3। अब अपन देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। फॉर्मूला अपने पास प्रॉब्लम के अंदर में बोला काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल, यहाँ पे डबल किया अपन ने। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल अपन लेते हैं हाफ mv स्क्वायर। अपने को मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी को कहाँ पे कंसीडरेशन में लाना है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ में। डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन ने निकाला था मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी के आधार पे, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m के आया कि मैंने बोला था आप लोगों को कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ई। फार्मूला दिखाई दे रहा है क्लियरली आपके आपको सामने फार्मूला। इसका मतलब लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ k दिया है, k इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। अब लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, बाकी लोगों का आपने को आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रॉब्लम का फोकस कहां पे, काइनेटिक एनर्जी डबल, तो सिर्फ एनर्जी लेंगे अपन। आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी डबल हो रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ भी वहां पे क्या होगा, चेंज होगा। वेवलेंथ लिया मैंने लैम्बडा 2, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, देन लैम्बडा 1 फॉर काइनेटिक एनर्जी जब डबल हो जाती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 था, सेकंड काइनेटिक एनर्जी k1 से क्या होगा, डबल हो गया, तो ट्वाइस k1 लिया है, k1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, k2 इज ट्वाइस। म्हणजे इसका मतलब ऑप्शन में क्या आ जाएगा बेटा, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 k1 अगर आ जाएगा। अरे सिंपली अपन ना जहाँ पे फोकस था सिर्फ रिलेशन के आधार पे, इसलिए मैं बोला था आप लोगों को कि सिर्फ आप फार्मूले पे फोकस करके चलो। अगर आपके पास चार्ट होगा तो चार्ट पे फार्मूला पूरा लिख लो और उस फार्मूले को आप रीड आउट करते जाओ 2-3 बार, आप इजीली सीईटी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। In photoelectric experiment, the slope of the graph between the stopping potential and incident frequency will be, slope of the graph पूछा गया है, slope of graph of stopping potential, slope of graph between the stopping potential and the incident frequency. Stopping potential, incident frequency, threshold frequency, ये terms आते कहाँ पे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन में। कौन से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन में, जो आइंस्टाइन ने बताया था। तो अपना फोकस कहाँ पे होना चाहिए, तो सिंपली उस आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक को बिल्कुल आना चाहिए विद इन द कुछ सेकंड के अंदर में। फिर को स्लोप निकालना है, स्लोप निकालते समय बिल्कुल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉब्लम में क्या बोला गया, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी उसका मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने के कारण यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, ग्राफ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नेचर कैसा आता है, प्लॉट का स्ट्रेट लाइन प्लॉट आता है। तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट के कारण दिखाई दे रहा है डायग्राम, और स्ट्रेट लाइन मैथमेटिकल में आपको स्ट्रेट इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू क्या आता है, यह mc प्लस c। वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को अपने क्या बोला था, आइंस्टाइन इक्वेशन इस इक्वेशन को क्या करना है अपने को, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन के अंदर में ढालना है और उसके बाद अपने को क्या निकालना है, स्लोप कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपने पास है y इज इक्वल टू mc प्लस c। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन EVS, इस दो इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद अब मैं हाथ में आएगा कि स्लोप इज नथिंग बट m इज नथिंग बट h। और इस प्रकार से h की वैल्यू अपने को पता है, इस इक्वेशन को बिल्कुल कंपेयर कीजिए ना, y इज इक्वल टू mh प्लस c। देन यू ऑब्जर्व दैट यहाँ पे अगर h अपॉन कॉमन निकाल लिया अपन ने तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, म्यू माइनस म्यू जीरो। इसका मतलब h अपॉन e, ये किसको कंसीडर करने जा रहे हैं अपन, m को कंसीडर करने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में m यानी होता क्या है, स्लोप। स्लोप क्या आएगा, h अपॉन h की वैल्यू सभी को पता है ना, 6.63 into 10 to the power minus 34। e की वैल्यू सभी को पता है 1.6 into 10 to the power क्या आता है 1 minus 90। तो दोनों को डाल दो वहां पे, पावर का सिर्फ कैलकुलेशन करना है तो पावर आपका क्लियर हो जाएगा, माइनस 34 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 90। और पावर का कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट इक्वेशन अपने हाथ में आएगा, पावर से अपने को पता चल जाएगा 10 to the power minus 14। और ये जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को अपन क्या करेंगे, वहां पे सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे हिंट के आधार पर बता दें।
ग्राफ का नेचर पता है तो इसका मतलब अपने हाथ में आएंगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ कंपेयर किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ कंपेयर करने के बाद ब्यूटीफुली अपने को क्या मिला बेटा, स्लोप मिला। और स्लोप को अपन ने कैलकुलेट करके आराम से निकाला। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने, बिल्कुल नोट डाउन करके रखो, इसको अच्छे से पढ़िए। व्हेन अ पीस ऑफ अ मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3Vx। Vx यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल को कभी कभी डिनोट करने के लिए V0 भी होते हैं, डोंट कंफ्यूज। व्हेन सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय दिस लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, वेवलेंथ को बदल दिया गया है, ध्यान रखना है बिल्कुल। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vx, द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है एंड म्यू0 अपन कैलकुलेट करने वाले। कब? जब कंडीशन है वहां पे इनिशियल वेवलेंथ लैम्बडा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3Vs आता है, लेकिन वेवलेंथ को जब अपन डबल कर देते तब पोटेंशियल की वैल्यू 3Vs से क्या हो जाती है, Vs हो जाती है। ये चारों ऑप्शन बेटा आपके सामने है, चारों ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। फिर से कॉन्सेप्ट वही है, पोटेंशियल की स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, इंसिडेंट वेवलेंथ दिया है। ये तीनों चीजें टर्म आती कहाँ पे है, फोटो इलेक्ट्रिक पे। मैं बोल क्या रहा था बार बार, पूरा फोकस कहाँ पे रहता है प्रॉब्लम का, सीटी एग्जामिनेशन का, जेई का, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फोटोन के अंदर में और वेवलेंथ पे, और इलेक्ट्रॉन फोटोन के अंदर में फोटो इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अपने को दिया है, वेवलेंथ बोला गया, तब हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अभी फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं लेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसके टर्म में लेंगे बेटा, वेवलेंथ के टर्म में लेंगे। ये इक्वेशन आपने को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब यहाँ पे क्या किया है, इस इक्वेशन को अपन ने पोटेंशियल के टर्म मिला, पहला पोटेंशियल है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस समय वेवलेंथ रहती है बोलते लैम्बडा, तो अपने जैसे का वैसा सिर्फ पोटेंशियल को मैंने चाहिए। सेकंड कंडीशन में क्या रहा है, केस नंबर 2 यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है। केस नंबर 2 में क्या पोटेंशियल Vs हो जाता है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन उस समय वेवलेंथ डबल हो जाती है। तो यहाँ पे डबल दिखाया है, बिल्कुल नोट डाउन करके रखो फार्मूला को, कैसे धीरे धीरे फार्मूला प्रॉब्लम बोलता है उसी प्रकार से अपने फार्मूले को बिल्कुल एक के नीचे एक लेते जा रहे हैं। अपने सिंपली क्या किया है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 4 हट जाएगा, पोटेंशियल हट जाएगा। सिंपली ऊपर में क्या रहेगा, 3 टर्म्स रहेंगी, एससी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर मैथमेटिकल अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैथमेटिक्स सॉल्व करके 3 से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन मिलेगा बेटा, एंड दैट ऑप्शन इज नथिंग बट वेयर वी कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट इज लैम्बडा 0, एंड दैट वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ इज 4 लैम्बडा। इस ऑप्शन को अपन क्या करेंगे, करेक्ट। सिंपली सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिक अप्लाई करना विद इन द शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड। अपने को मैथमेटिक बिल्कुल पेन आपके पास होगा, पेंसिल, उसको अप्लाई कर दो, आपको ये टर्म मिलेंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे वैल्यू को रिप्लेस कर दो, आपको बिल्कुल आंसर आपके कॉपी में रेडी होगा, लैम्बडा इक्वल टू 4 लैम्बडा। ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू बिल्कुल नोट डाउन करके रखो, काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है सीट के ऊपर में। What was that? If E by m of an electron is 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg, then stopping potential value is given 0.71 volt, then maximum velocity of photon electron is E by m वैल्यू दिया है बेटा, वहाँ पे चार्ज को मास रेशियो जे के साथ निकाला था। उसके बाद दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू 0.71, और निकालने के लिए बोला गया है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, हाउ द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज कंपेयर टू दिस पोटेंशियल। कौन सा फार्मूला रहेगा, अब ने बोला है ना इलेक्ट्रॉन क्या, अब ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है क्या मेटल से बाहर, नहीं निकलता ना। उसको अपने को क्या करना पड़ता है, सर्किट लगा के पोटेंशियल देना पड़ता है, पोटेंशियल देने के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पोटेंशियल जाता है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है काइनेटिक एनर्जी से। इसका मतलब कहाँ ना कहाँ हाफ एम स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल पे डिपेंड रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो उसी कॉन्सेप्ट को अपने को यहाँ पे उठाना। ई बाई एम दिया, वेलोसिटी दिया, हाफ एम स्क्वायर, ये मैंने बोला था आपको, सिंपली ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी। यहाँ पे ईवी जो बताया गया है बेटा वो पोटेंशियल है, हाफ एम स्क्वायर में जो वी है वो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी है, उससे अपन ने वेलोसिटी निकाला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ट्वाइस ईवी अपॉन एम, ट्वाइस ईवी। यहाँ पे ई बाई एम को मैंने रिप्लेस किया है, बिल्कुल फोकस कीजिए प्रॉब्लम के अंदर में, क्योंकि ई बाई एम की वैल्यू प्रॉब्लम में दिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब एमएससीटी में आप बैठेंगे ना एग्जाम के अंदर में,
तो प्रॉब्लम जो आप पढ़ेंगे तो पूरा फोकस होना चाहिए, मन से पूरे विचार को निकाल देना है अपने को, ओनली फोकस ऑन द प्रॉब्लम। ई बाई एम वैल्यू इज गिवन, ई बाई एम वैल्यू को सिर्फ अपने को क्या करना है, रिप्लेस करना है। पोटेंशियल वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, पोटेंशियल वैल्यू और ई बाई एम वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन अपने को मिलेंगी स्क्वायर रूट के अंदर में। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अपने हाथ में आंसर आएगा, एंड दैट कहाँ ना कहाँ ऑप्शन के साथ मैच होते हुए आपको दिखाई देगा। उस ऑप्शन को मीटर पर सेकंड को अपने कन्वर्शन हो गया 500 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऑप्शंस वहाँ पे मेरे ख्याल से किलोमीटर पर आवर सेकंड के अंदर निकले। ओके, तो वी सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन दैट इज 500 किलोमीटर पर सेकंड। रिमेंबर, इस प्रकार से धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे फार्मूले को इनिशिएट करते जा रहे हैं और फार्मूले के आधार पर एक बेहतरीन आंसर अपने सामने आते हुए अपने को दिखा है। पूरा फोकस फार्मूले पे, पूरा फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसके बाद महत्वपूर्ण डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव पे फिर से अपन आ रहे हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन पे। प्रॉब्लम है अपने सामने, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बेटा। प्रॉब्लम के अंदर में कीवर्ड है अल्फा पार्टिकल है प्रोटॉन, दोनों अलग अलग, बिल्कुल ध्यान रखना है। अल्फा पार्टिकल अलग चीज है, प्रोटॉन अलग चीज है। प्रोटॉन आपको पता है, प्रोटॉन और फोटॉन भी अलग है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटॉन और फोटॉन में कंफ्यूजन होते हैं। फोटॉन इज टोटली एन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, किसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा फोटॉन। लेकिन प्रोटॉन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का फिक्स मास है। क्या है मास प्रोटॉन का? 1.67 into 10 to the power minus 27, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज रहता है 1.6 into 10 to the power minus 19। उसी प्रकार से अल्फा पार्टिकल का एक मास है, उसी प्रकार से अल्फा पार्टिकल का क्या है बेटा, चार्ज है। लेकिन आप लोगों ने स्टडी किया होगा, आप 2 साल पढ़े हैं, अल्फा पार्टिकल का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज में कहाँ ना कहाँ रिलेशन है, बिल्कुल दिमाग के अंदर में आएगा। अल्फा पार्टिकल जैसे ही बोला, अल्फा पार्टिकल का मास और प्रोटॉन का मास कहाँ ना कहाँ रिलेटेड हो रहा है, बिल्कुल वो रिलेशन आपके ध्यान में आ गया होगा अभी तक मैं जब बोल रहा हूँ, तो मैं जब उस चीज पे फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे निकालना क्या, आपने को डी ब्रोगलीज वेवलेंथ निकालना है ना। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, दोनों का रेशियो देना। और रिजल्ट नियरेस्ट फिगर में कहाँ पे जाता है, उसके ऑप्शन यहाँ पे दिया है, 3 आता है, 4 आता है, 2 आता है। आप कौन सा फार्मूला है यहाँ पे, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ट्वाइस ईवी अपॉन, उस प्रकार से अपन फार्मूले से आगे बढ़ते देखिए। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डी ब्रोगलीज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल h अपॉन स्क्वायर रूट। ये फार्मूला अपन ऑलरेडी डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव के अंदर में डिस्कस किया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चारों फार्मूले बिल्कुल ध्यान में रखो। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लेना है, पोटेंशियल कांस्टेंट किया है, मास और चार्ज को क्या कर रहे हैं अपन, वेरी किया, क्योंकि बोला गया अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों कहाँ है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर में, 100 वोल्ट के अंदर में। इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट। वेरिएशन कहाँ पे दिखाई देगा, चार्ज और मास के बीच में। इसलिए इक्वेशन को मॉड्यूल में मैंने चेंज कर लिया। यहाँ पे क्या है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड मास, चार्ज और मास दोनों वेरी होने वाला है। देखिए ना फार्मूला किस प्रकार से चेंज हो रहा है। लैम्डा पी, दिस इज नथिंग बट वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, and lambda alpha it is the wavelength for alpha particle। lambda p क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे लेंगे 1 अपॉन क्यू पी, तो उस समय प्रोटॉन का मास चार्ज लेंगे ना अपन, और प्रोटॉन का क्या लेंगे, मास लेंगे। अल्फा के समय अपन किसका मास लेंगे, अल्फा पार्टिकल। तो अगर आपके इसमें नोट कॉपी होंगी तो अभी यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, लैम्डा पी ले सकते हैं इसको। यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे आप लोग, क्यू पी इधर चार्ज ऑन प्रोटॉन, और एम पी यानी चार्जर क्या मास ऑन क्या लेंगे आप, प्रोटॉन, ठीक है नहीं। फिर अपन लेंगे इसी के नीचे एक इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं, लैम्डा अल्फा एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल। तो उस समय अपन क्या लेंगे बेटा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल दैट इज क्यू अल्फा, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर दोनों इक्वेशन आ जाएंगे आपके, एक के नीचे एक, प्रोटॉन के लिए एक इक्वेशन, अल्फा के लिए एक इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, करना क्या है, इक्वेशन दोनों डिवाइड करने के बाद इक्वेशन सेपरेट आउट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज, इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन चार्ज, इन टर्म्स ऑफ अल्फा पार्टिकल मास, इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन मास। सभी को ध्यान में रखना है बेटा कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है इट इज 2 टाइम्स देन द चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसलिए यहाँ पे क्यू अल्फा को क्या रिप्लेस करूंगा मैं, बिल्कुल पेन होगा कि आप रिप्लेस करके रख दो बेटा, यहाँ पे ट्वाइस क्यू पी क्या आने वाला है, ट्वाइस क्यू पी, बिकॉज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल is 2 times the charge on proton, charge on proton is qp and q alpha क्या होगा, twice qp, qp qp कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वहां पे 2।
उसी प्रकार से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल में ले जाओ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आता है, इट इज द 4 टाइम्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे एम अल्फा की जगह पे रिप्लेस क्या होगा, 4mp, है नहीं, एमपी क्या ले रहे हैं, एमपी इज नॉट मध्य प्रदेश, इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमपी एमपी गेट कैंसल, तो ऊपर में क्या रहेगा 4। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियर और प्रॉब्लम के अंदर में रिप्लेसमेंट होने के बाद बिल्कुल ध्यान रखना है रिलेशन, अल्फा पार्टिकल मास 4 टाइम्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन, 4 दो अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स तो 4 दो प्रोटॉन, बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको नोट करके रखो। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर में 8, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 2.8, नियरेस्ट फिगर के अंदर में अपने को जाना है, इसका अप्रोक्सीमेट फिगर आ जाएगा बेटा 3, और ऑप्शन 3 जो है उस ऑप्शन को वहां पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इतना मजेदार प्रॉब्लम था, सिंपली अपन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के आधार पे आगे बढ़ते गए, पोटेंशियल बोला गया था, मास बोला गया था, चार्ज बोला गया था, बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर में वो है कि पोटेंशियल जब प्रॉब्लम के अंदर में होता है, चार्ज जब प्रॉब्लम के अंदर में होता है, मास जब प्रॉब्लम के अंदर में होता है, तो उस समय कौन सा फार्मूला लेना है, और सिंपली वेलोसिटी प्रॉब्लम के अंदर में होता है उस समय कौन सा फार्मूला लेना है, और उस फार्मूले को अपन ने पुट किया प्रॉब्लम के अंदर में, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, थोड़ा रिप्लेसमेंट करते गए मास और चार्ज का, तो आराम से अपने आंसर आया बेटा, एंड दैट आंसर वी ऑब्जर्व इन अ ऑप्शन। उसके आगे का एमसीक्यूज अपन लिखते हैं, काफी सुंदर एमसीक्यू, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन लिथियम मटेरियल पार्टिकल लिथियम दिया है एटम्स फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड बोर ऑर्बिट, बिल्कुल बोर ऑर्बिट एटम्स का क्वेश्चन है, बोर ऑर्बिट बोला, बोर के तीनों पोस्टुलेट आपके आंखों के सामने आ जाते हैं जैसे ही बोर ऑर्बिट। अब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन लिथियम फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड बोर ऑर्बिट, एनर्जी का कहां का, लिथियम एटम क्या कर रहा है ना, एक्साइटेशन हो रहा है, जंपिंग कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड बोर ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से लिथियम का एटम कहां ना कहां थर्ड ऑर्बिट के अंदर में जंपिंग कर रहा है, अब थर्ड ऑर्बिट से वो फिर से कहां आएगा नीचे, तो व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू द गेट एक्साइटेड, अब उस एटम को एक्साइट करना है तो कितनी एनर्जी वो लेगा, वो एनर्जी अपने को निकालना है, तो बोर का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पहला तो कॉन्सेप्ट कहां पे रिलेटेड है, एटम क्यों सर्कुलर है, दोनों फोर्स से अपन ने बताया एटम सर्कुलर, दूसरा कॉन्सेप्ट कहां पे रिलेटेड है, व्हाई दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 मोमेंटम, तीसरा कॉन्सेप्ट कहां ना कहां एनर्जी पे आता है, इसलिए अपन थर्ड कॉन्सेप्ट बोर कॉन्सेप्ट के आधार पे आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से अपने पास फॉर्मूला है बेटा डेल्टा ई दैट इज 13.6 जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर, रेडबर्ग साहब ने वेवलेंथ को या एनर्जी को कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ अ थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट जंपिंग फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, then the jump on the basis of the jumping of electron the energy radiation is depend, इसलिए मैंने फार्मूले के अंदर में लिया है that is 13.6, ये क्या कहां से आया है 13.6, it is the minimum energy taken by this electron in a normal or in the first excited state, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में या ग्राउंड स्टेट के अंदर में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो मिनिमम एनर्जी दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अपने देखा था ना फार्मूला एनर्जी का, उसमें बताया था कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n स्क्वायर, और उसको कैलकुलेट करने के बाद अपने पास फार्मूला आया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, और उस एनर्जी के आधार पे बाकी अदर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती जाएंगी, वेरी होती जाएंगी। यहाँ पे मैंने z स्क्वायर लिया है, अगेन आप लोगों ने देखा होगा वहां पे कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दैट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट में E स्क्वायर अपॉन 4πε0, इसका मतलब कहां ना कहां फोर्स किस पे डिपेंड है, चार्ज पार्टिकल, लेकिन चार्ज किस पे डिपेंड करता है बेटा, काउंट ऑफ द एटॉमिक नंबर, है क्या नहीं, इसलिए फार्मूला के अंदर में अपन ने किसको लिया, इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का काउंट बताने के लिए एटॉमिक नंबर की टर्म्स को, बिल्कुल मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर टर्म लेते ही नहीं, अपन फार्मूला सिंपली क्या यूज कर लेते हैं वहां पे E स्क्वायर अपॉन 4πε0, बट दैट force is also depend upon the charge and that charge is depend upon the count and the count is nothing but atomic number। इस फार्मूले के आधार पर आगे बढ़े, लिथियम पार्टिकल है, लिथियम एटम कहां पे जंपिंग कर रहा था, फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, एक्साइटेशन एनर्जी अपने को फाइंड आउट करना था। इस प्रकार से लिथियम का एटॉमिक नंबर आता है 3, उसको अपने चेंज किया, ऑर्बिट की वैल्यू को वहां पे रिप्लेस कर दिया, और ऑर्बिट की वैल्यू को रिप्लेस करने का भी इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट बिल्कुल फास्ट करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, और आंसर अपने पास आ जाएगा 108.8। सर कहां ना कहा आपका ऑप्शन के साथ मैच
प्रकार से बेटा जैसी प्रॉब्लम आता है उसको अपन रीड आउट करते हैं, रीड आउट करने का बिल्कुल प्रॉब्लम के साथ उस चैप्टर के अंदर में जाते हैं, फोकस करते हैं फार्मूले पे, और फोकस करने के बाद अपने को वहाँ पे फार्मूला ऐड आपके अपन उसको सॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस एट a distance of 0.1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का कन्वर्शन आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा। मैक्सिमम लोगों ने पेन से उस नैनोमीटर का कन्वर्शन मीटर में कर लिया होगा, 10⁻⁹ मीटर। व्हाट वुड बी स्पीड, स्पीड अपने को कैलकुलेट करना है, ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल अपन ने यूज किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके सामने है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर मैं जेड टर्म में फिर से डाल रहा हूँ। अपने को सिंपली क्या निकालना था बेटा, वेलोसिटी निकालना था। इसको अपने स्क्वायर रूट के अंदर में ले लिया यहाँ पे स्क्वायर रहने के कारण, और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ वैल्यू को अपन ने पुट किया है, वैल्यू को पुट करने के बाद 4πε0 को अपन ने डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया है, 9 × 10⁻⁻9। इस वैल्यू को बिल्कुल नोट डाउन करो, क्योंकि इतना बड़ा अपन कैलकुलेट नहीं करते रहेंगे, समय काफी कम है अपने पास। उसको अपन डायरेक्टली ले लेंगे, जेड हाइड्रोजन आइटम रहने के कारण 1 ही है, उसको लेने की आवश्यकता नहीं। चार्ज अपने पास है, मास इलेक्ट्रॉन का आप सभी को पता है, रेडियस का वैल्यू दिया गया है, अपन वहां पे ऑप्शन के अंदर में डालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर आएगा। इस प्रकार से अपन धीरे धीरे एटम्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड वी ऑब्जर्व दैट एटम्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, ये सभी आए हुए एमसीक्यूज है बेटा, ये सभी एमसीक्यूज कहाँ ना कहाँ वो क्वांटाइजेशन कंडीशन के आधार पर सिचुएटेड होते हुए अपने को नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोटा मोटा फोकस प्रॉब्लम उस चैप्टर का कहाँ पे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन में डीप अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर में डी प्रोग्रेस कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर में एटम से रिलेटेड बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन पोस्टुलेट है उसके रिलेटेड, और उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बाद रेडियो एक्टिव प्रोसेस। ये 4 चीजों पे या 5-6 चीजों पे आपने पूरा फोकस लेके अगर चले तो मैं समझता हूँ आराम से आप सीटी एग्जाम में दोनों चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय दिस मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फोटॉन। फोटॉन का भी रेडिएशन दिया है बेटा, फोटॉन की एनर्जी है 12.1, इधर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के अंदर में क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर में, इधर नीचे बोल रहा है फोटॉन की एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस बोर थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय द हाइड्रोजन विल बी, कितने लाइंस हाइड्रोजन एटम इमिटेट करेगा, कहां काउंट होगा स्पेक्ट्रल लाइन का, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा। अब क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी दिया है प्रॉब्लम के अंदर में, मैंने बोला था -13.6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फोटॉन की एनर्जी भी प्रॉब्लम का सभी गिवन डेटा है 12.1। अपने को एनर्जी निकालना है, जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, फोटॉन टकराएंगे इलेक्ट्रॉन से, एनर्जी इलास्टिक कोलिजन होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी, इसलिए एनर्जी एक्सचेंज होते समय हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे वहां पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन, 12.1 इलेक्ट्रॉन फोटॉन एनर्जी, कोलिजन होने के बाद दोनों ने एक्सचेंज किया, टोटल एनर्जी आफ्टर द एक्सचेंज अपने हाथ में लगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखिए अपने को निकालना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फार्मूला सिंपल अपने सामने है, रिलेटेड टू द एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी अपन लेते हैं यहाँ पे -13.6 एंड दैट एनर्जी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है, एनर्जी अपने पास आई है -1.3, टोटल काउंट ऑफ एनर्जी अपने को मिला। ये निकालने के बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को फाइंड आउट करना था, कितना रेडिएशन होंगे, कितना लाइन स्पेक्ट्रा अपने को मिलेगा, एन की वैल्यू निकालना था, और एन की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को अपन ने डिवाइड किया, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद इसको सॉल्व करने का अप्रोक्सीमेटली फिगर अपने पास आ रही 9 का स्क्वायर रूट लेने के बाद 3, इसका मतलब 3 लाइन स्पेक्ट्रा अपने हाथ में, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। एक वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन अ लाइमन सीरीज लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन लेमन सीरीज का वेवलेंथ दिया है लैम्डा, बाल्मर सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या रहेगा, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पे नजर रखना है, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू दिस बोर थ्योरी वेवलेंथ इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। अपन ने बोला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का विश्लेषण करते समय बाल्मर सीरीज कब मिलते हैं, दिमाग के अंदर में बिल्कुल आ जाना चाहिए। बाल्मर सीरीज का रेडिएशन कहां से कहां होता है, सेकंड ऑर्बिट तो आई है। लेमन सीरीज का रेडिएशन कहां से कहां होता है, फर्स्ट ऑर्बिट तो आई है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बिल्कुल अपने को ध्यान में रखना है, और इसी के आधार पे अपन
वेवलेंथ निकालेंगे, रेडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था वेवलेंथ काउंट करने के लिए, 1/λ इक्वल टू आर, रेडबर्ग कांस्टेंट है वहां पे, 1/n² माइनस 1/n² फॉर द फर्स्ट लेमन सीरीज। लेमन सीरीज के लिए अपन ने लैम्बडा को बदल दिया बेटा, यहाँ पे लैम्बडा एल ले रहा हूं मैं लेमन सीरीज के लिए, और लैम्बडा कब मिलता है लेमन सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड, इसलिए यहाँ पे 1 और 2 आया, ऐसे ही 1 और 2 नहीं ले लिया अपन ने। लेमन सीरीज रेडिएट होता है फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड, हायर ऑर्बिट में अपन ने लिया सेकंड ऑर्बिट। उसके बाद उसने बाल्मर सीरीज बोला है ना, तो अपन क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट लेमन सीरीज के लिए फार्मूला डेवलप किया है, उसी प्रकार से इसी फार्मूला को अपन ढालेंगे बाल्मर सीरीज के लिए। तो बाल्मर सीरीज क्या आ जाएंगे बेटा वहां पे, 1/λ भी इक्वल टू आर, 1/2² माइनस 3²। अब बाल्मर सीरीज में 2² क्यों लिया मैंने, 2² लेने के पीछे कि बाल्मर सीरीज कब मिलती है अपने को, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पे सेकंड टू थर्ड जंपिंग किया अपन ने, यह आंसर आ गया अपना 5/3 r/। इस प्रकार से दोनों आंसर अपने हाथों के, दोनों का अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद मैथमेटिकल को यूज करेंगे, मैथमेटिक यूज करने के बाद अपने पास आंसर आ जाएगा 27/5। और इस प्रकार से बाल्मर सीरीज का लेमन सीरीज के साथ रिलेशन निकालना था, तो रिलेशन में क्या आ जाता है, लैम्बडा बी इक्वल टू 27/5 इंटू लैम्बडा। इस प्रकार से अपन बाल्मर सीरीज और लेमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के आधार पे क्वेश्चन सेट हो सकता है, जो मेजर फोकस है चैप्टर का, उसी के आधार पे क्वेश्चन सीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके आगे अगर हम बोलते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन इट इज फाउंड टू हैव अ रेडियस 21.2 है, यहाँ पे बिल्कुल फोकस करना, वो 212 आपको दिखाई दे, 21.2 × 10⁻11 मीटर। प्रॉब्लम को बिल्कुल पुट करके रखे हो। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ वाटर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ऑप्शन आपको दिया है, क्वांटम नंबर वैल्यू अपने को निकालना है। तो इस प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे। रेडियस दिया है 5.3 × 10⁻⁻, फाइनल रेडियस दिया है 21.2, बिल्कुल इसको नोट करके रखना है 21.2, वहां पे 212 आया था। इसको अपन रेडियस का फार्मूला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर अपन ने पढ़ा था उस समय, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो रिलेशन बिल्कुल दिमाग के अंदर में आपके आना चाहिए, और उस रिलेशन को लेकर अपन आगे बढ़ा। सिंपली क्या लेना है, इंसिडेंट वेवलेंथ और फाइनल वेवलेंथ का रेडियस का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन लेना है, दोनों को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद एन अपने सामने आएगा, दैट इज 2। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ सकती है, 2 आ सकती है। बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए बेटा फार्मूलाज को, कॉन्सेप्ट को, किस प्रकार से जेईई में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। और रेडियो एक्टिव लास्ट कॉन्सेप्ट अपन इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस किया, तो उस पर क्वेश्चन अपन दे सकते हैं। इन रेडियो एक्टिव इन डिसइंटीग्रेशन द रेशियो ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इक्वल टू इट्स मीन लाइफ इज। ऑप्शन में दिया है 1/, मजेदार क्वेश्चन है, 1/e², 1/e²। अब यहाँ पे अपन देखिए किस प्रकार से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलती है बराबर डी की इक्वेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा, n इक्वल टू n0 e raised to the power minus λ/2। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस गेट डिसइंटीग्रेट, एंड n0 क्या होता है, ओरिजिनल न्यूक्लियस। इसी आधार पर अपन आगे मैंने बोला था टाइम पीरियड t, ओरिजिनल न्यूक्लियस n0, लेट n बी द नंबर ऑफ एटम एट एनी इंस्टेंट t। टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होते जाएगा। उस आधार पर अपन ने मीन लाइफ लिया उसका 1/λ, एंड t को मीन लाइफ, हमने टॉ को मीन लाइफ कंसीडर किया है अकॉर्डिंग टू द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ अपने पास है। उस इक्वेशन को अपन लेंगे, डी के इक्वेशन बिल्कुल ध्यान में रखना है। n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस गेट डिसइंटीग्रेट, n0 ओरिजिनल न्यूक्लियस क्या था, लाइफ टाइम t के बाद डिसइंटीग्रेटेड प्रोसेस किस प्रकार से आगे इनिशिएट होती गई, लैम्बडा है अपने पास। अब टाइम पीरियड t इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ दिया है, प्रॉब्लम में बोला गया, और इस प्रकार से हमने t को वहां पे रिप्लेस कर दिया 1/λ के साथ, और एक इक्वेशन में डालने के बाद अपने पास आंसर आया बेटा n0/e। अपने को क्या निकालना था, रेशियो ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस टू द न्यूक्लियस गेट डिसइंटीग्रेट विद द टाइम पीरियड t, और ये आंसर इसका रेशियो जाता है इन टर्म्स ऑफ द e। तो इस प्रकार से उस e ऑप्शन को अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर एंड electron and proton. We try to focus major concept related to both the topic. This weightage of this topic totally considered as a 11%. हमने मोटा-मोटा तौर पे अपन ने पूरे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है, और मैक्सिमम एमसीक्यूज के आधार पे भी किस प्रकार से कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हुए अपन ने देखा है। नाउ स्टॉप हियर।